अध्याय 1701 गोल बॉल सुपर इवोल्यूशन अंतरिक्ष छिपाव। जब वांग तेन को ये कौशल समझ में आया तो वो बहुत खुश हुए। एक ऐसा कौशल जो उसे अंतरिक्ष में छिपने की अनुमति दे सकता था, वो सचमुच स्वर्ग विरोधी था। हालांकि वांग टैंग पहले भी अंतरिक्ष में छिपने के लिए अंतरिक्ष प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यह अंतरिक्ष का सबसे क्रूर इस्तेमाल था। इसकी तुलना अंतरिक्ष में छिपने से नहीं की जा सकती। अतीत में उसने जिस विधि का उपयोग किया था, उससे निश्चित रूप से उन स्थानों पर निशान रह जाएंगे जहां वो छिपा था। जो कोई भी अंतरिक्ष क्षेत्र को समझ लेता है, वो इसे आसानी से खोज लेता है। हालांकि स्पेस कंसीलमेंट अलग था। यह एक ऐसी विधि थी जिससे कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में छिप सकता था और निशानों और उतार चढ़ावों को भी छिपा सकता था। यहां तक कि शक्तिशाली योद्धा जिन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, वे भी उन्हें आसानी से नहीं खोज पाएंगे। यही तो अंतर था। यही कारण था कि ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर अन्य अराजक जानवरों से बचने में सक्षम थे, जिन्होंने अंतरिक्ष उत्पत्ति के नियमों में महारत हासिल कर ली थी। ये स्पष्ट था कि अंतरिक्ष छिपने की तकनीक वांग टैंग की पिछली सभी छिपने की तकनीकों से अधिक उन्नत और गहन थी। वांग टैंग को लगा कि उसने जैकपॉट मार लिया है। अंतरिक्ष उत्पत्ति के नियमों में महारत हासिल करने वाले इस ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर को पकड़ने में उसके सारे प्रयास आखिरकार रंग लाए। ये वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था। वांग टैंग सिर्फ अंतरिक्ष उत्पत्ति के और नियम चाहता था। उसे किसी खास हुनर की उम्मीद नहीं थी। अगर यह किस्मत नहीं थी तो और क्या था? इसके अलावा अंतरिक्ष छिपाव के अलावा उसने जो अन्य विशेषता बुलबुले प्राप्त किए वे अंतरिक्ष उत्पत्ति के नियम थे। यह एक बहुत अच्छी फसल थी। इस समय उसने अपने सामने ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवरों को देखा। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कि वो कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो। अरे, मुझे मत बताओ कि तुम इसे खाना चाहते हो। राउंड बॉल ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और उत्सुकता से पूछा। क्या इन्हें खाया जा सकता है? वांग टैंग ने पूछा। नहीं, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। तो फिर तुमने ये क्यों पूछा? वांग टैंग अवाक रह गया। तुम्हारी आंखें चमक रही हैं, मुझे लगा कि तुम इसे खाना चाहते हो, राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा। यह एक खजाना है, मैं इसे खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। वांग टैंग ने अपना हाथ हिलाया और ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर को अपने भक्षण स्थान में रख लिया। खजाना? एक अराजक जानवर जिसने अंतरिक्ष उत्पत्ति के नियमों को समझ लिया है, वो वास्तव में एक खजाना है। लेकिन अगर आप इसे नहीं मारते हैं, तो आप इसे किस लिए रख रहे हैं? एक बार जब यह अराजक अज्ञात को छोड़ देता है, अराजकता की मूल ऊर्जा के पोषण के बिना, ये जल्द ही मर जाएगा, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। मेरे अपने तरीके हैं, वांग टैंग ने आगे कुछ नहीं बताया। वो धीरे धीरे इससे और अधिक गुण प्राप्त करने जा रहा था। ये सब एक साथ करना बहुत बेकार होगा। जहां तक अन्य अराजक जानवरों की बात है, वांग टैंग के पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी संख्या बहुत अधिक थी। हालांकि अंतरिक्ष उत्पत्ति के नियमों को समझने वाले अराजक जानवर अलग थे। ऐसे अराजक जानवर अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। इसके अलावा ऐसे और भी कम अराजकता जानवर थे जिन्होंने अंतरिक्ष में छिपे रहने की क्षमता को समझा था। उसे नहीं पता था कि वो कब फिर से किसी से मुठभेड़ कर पाएगा। जब वह ऐसा करेगा तो नरक में एक ठंडा दिन होगा। उसे इसे रखना था और धीरे धीरे इसे लूटना था। गोल बॉल ने आंखें घुमाई। उसे नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा था। वो समझ नहीं पाया कि वांग टैंग क्या करना चाहता था। एलिजाबेथ और लिटिल व्हाइट को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने आगे कोई जांच नहीं की। सभी ने अराजक जानवरों का शिकार जारी रखा। वांग टैंग, मुझे लगता है कि आप अराजक जानवरों का शिकार करने के लिए मेटल आर्मर, फ्लेमिंग स्कॉर्पियन और लाइटनिंग स्पिरिट को एक साथ छोड़ सकते हैं। यह उनके विकास के लिए फायदेमंद होगा, राउंड बॉल ने अचानक उसे याद दिलाया। वांग टैंग एक पल के लिए रुका, फिर जल्दी से समझ गया और सहमति में सिर हिलाया। उसने बिजली की आत्मा और धातु कवच ज्वलंत बिच्छू को छोड़ दिया। चीख! जिस क्षण लाइटनिंग स्पिरिट प्रकट हुई, उसने अपने चारों ओर बड़ी संख्या में अराजक जानवरों को महसूस किया। वो इतना भयभीत था कि वह वांग टैंग के सिर पर छिप गया। मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन ने जब ये दृश्य देखा तो वह भी चौंक गया। हालांकि वो लंबे समय से वांग टैंग के साथ था और उसने सभी तरह की परिस्थितियां देखी थी। उसे इसकी आदत हो गई थी। वो क्षण भर के लिए घबरा गया, फिर शांत हो गया। लेकिन जब उसकी नजर लिटिल व्हाइट पर पड़ी तो वो चौंक गया। फिर उसे ईर्ष्या होने लगी। मध्य स्तरीय शाही स्तर, वहां दर्जनों क्लोन भी थे। ये संभवतः कोई शक्तिशाली कौशल था। लिटिल व्हाइट उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अरे, जो लोग कृपापात्र थे, उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। उसे अपने स्वामी का प्रेम कब प्राप्त होगा? वो और भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। ओ टीटी, ओ छोटे, तुम इतने डरपोक क्यों हो? वांग टैंग ने बिजली की आत्मा को अपने सिर से हटा दिया और उसे बिना कुछ कहे ही उपदेश दिया। जाओ और इन अराजक जानवरों का शिकार करो। मैं तुम्हें प्रकाश की सभी सुनहरी गेंदें दूंगा जो तुम्हें मिलेंगी। जैसे ही उसने यह बात कही, उसके हाथ में एक सुनहरा प्रकाश क्षेत्र प्रकट हुआ। चीख! बिजली आत्मा तुरंत उत्साहित हो गई और उस पर झपटना चाहती थी।
यदि आप इसे खाना चाहते हैं तो इसे स्वयं शिकार करें। वान टैंग ने इसे कसकर पकड़ लिया और गुर्राया। ये किसी भी तरह से संभव नहीं था कि उसे मुफ्त में खाना मिले। चीख। बिजली आत्मा ने एक पीड़ा भरी चीख निकाली। ओ अंडरस्को ओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा समर्थन करोगे? तुम झूठे हो। जब आपने मुझे धोखे से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था तब आपने ऐसा नहीं कहा था। एक बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। वान टैंग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाइटनिंग स्पिरिट को एक अराजक जानवर की ओर फेंक दिया। जाओ पिका, नहीं जाओ। लाइटनिंग स्पिरिट। गर्जन। एक भूरे रंग का अराजक जानवर जो चीते जैसा दिखता था, उसने अपनी ओर उड़ती हुई किसी चीज को देखा और सोचा कि यह हमला है। उसने तुरंत दहाड़ लगाई और लाइटनिंग स्पिरिट को काटने के लिए अपना मुंह खोला। चीख। बिजली की आत्मा की आवाज बहुत तीखी हो गई, मानो वो डर गई हो। उसका पूरा पकोड़े जैसा शरीर फट गया हो। मौन, गोल गेंद, धातु कवच, ज्वलंत बिच्छू और अन्य लोग अवाक होकर वान टैंग को देखते रहे। क्या ये कोई मनुष्य करेगा? बिजली आत्मा अभी भी एक बच्चा था। वो इसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? हालांकि इसके तुरंत बाद जो हुआ उससे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। दरार। बिजली की आत्मा के शरीर से बैंगनी रंग की बिजली की चमक निकली। फिर यह एक वज्र में बदल गई जो बहुत जोर से आगे बढ़ी। टकराना। चीते जैसे अराजक जानवर का शरीर घुस गया और फट गया। बिजली की आत्मा द्वारा बनाया गया बिजली का गोला वान टैंक की तरफ लौटने से पहले एक बार चक्कर लगाता है। यह उसके सिर पर आ गिरा। मौन। सभी लोग चुप हो गए। अभी क्या हुआ? पलक झपकते ही अराजक जानवर फट गए। क्या बिजली की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी? वान टैंक की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। उसने उस अराजक जानवर को देखा जिसे थंडर स्पिरिट ने छेद दिया था और बाद में विस्फोट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जानवर वास्तव में मारा गया था, क्योंकि उसके पुनर्जीवित होने के कोई संकेत नहीं थे। उसने लाइटनिंग स्पिरिट को नीचे खींचा और उत्सुकता से उसका आकार देखा। आप अराजक जानवरों को मार सकते हैं। चीख चीख। बिजली आत्मा दयनीय ढंग से रोई। दयनीय व्यवहार मत करो। अराजक जानवर तुम्हारे एक भी वार का सामना नहीं कर सकते। तुम किस बात से डरते हो? वान टैंग झल्ला गया। अन्य लोग सोच सकते हैं कि लाइटनिंग स्पिरिट को धमकाया गया। टस्क टस्क, ये छोटा जीव बहुत शक्तिशाली है। राउंड बॉल तैर कर आया और अपनी जीभ चटकाने लगा। ये बस थोड़ा डरपोक है, तुम्हें अभी और अनुभव की आवश्यकता है। वान टैंग की आंखें चमक उठी जब उसने एक बार फिर लाइटनिंग स्पिरिट को उछाला। जाओ और अराजक जानवरों को मार डालो। जब तक मैं रुकने को न कहूं, वापस मत आना। अगर नहीं, तो मैं अगली बार तुम्हें विपत्ति बिजली नहीं खिलाऊंगा। चीख चीख। बिजली की आत्मा घबरा गई जब उसने सुना कि वान टैंग उसे विपत्ति बिजली नहीं खिलाने वाला है। वो चीखी और अराजक जानवरों की ओर दौड़ी। वांग टैंग और अन्य लोगों ने लाइटनिंग स्पिरिट के उन्मत्त पक्ष को देखा जब वो बिजली में तब्दील हो गई और अविश्वसनीय गति से अराजक जानवरों के बीच से गुजरी। एक पल में उसने उनमें से 7 या 8 को छेद दिया, जिससे वे फट गए और फिर से जीवित नहीं हो पाए। सुनहरे प्रकाश के गोले एक एक करके ऊपर तैरने लगे। बिजली की आत्मा ने एक बैंगनी लालची सांप की तरह सभी सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को निगल लिया। चीख। इसके लाभों को महसूस करने के बाद वो सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को अस्वीकार नहीं कर सका। उसने वान टैंग और लिटिल व्हाइट के सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों पर भी अपनी नजर डाली। इसने चुपके से वान टैंग को देखा और तेजी से एक सुनहरे प्रकाश क्षेत्र की ओर दौड़ा, जो लिटिल व्हाइट और अन्य लोगों द्वारा एक अराजक जानवर का शिकार करने पर छोड़ा गया था। जब वो सफल होने ही वाला था, तो सुनहरा प्रकाश क्षेत्र अचानक गायब हो गया। ओह! बिजली की आत्मा वहीं जम गई और अचंभित होकर घूम गई। फिर उसने मासूमियत से वान टैंग को देखा। मिन वान टैंग ने इसे एक सार्थक नजर से देखा। बिजली की आत्मा चीख उठी और फिर से उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अब दूसरों की सुनहरी रोशनी की गेंदों को चुराने की हिम्मत नहीं की। वह आज्ञाकारी रूप से अराजक जानवरों को मारने चली गई। वान टैंग ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और मन ही मन आह भरी। एक बड़ी टीम का नेतृत्व करना कठिन था। धातु कवच, ज्वलंत बिच्छू, चूंकि आप उत्पत्ति के कानूनों की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अराजक जानवरों का शिकार करने में लिटिल व्हाइट की सहायता करें। वान टैंग ने धातु कवच ज्वलंत बिच्छू पर चिल्लाया, जो पहले से ही दूसरी तरफ लड़ाई में शामिल हो गया था। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू संकट की स्थिति में था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि चाहे वो इन अराजक जानवरों को कैसे भी मार डाले, वे फिर भी किसी न किसी रूप में पुनर्जीवित हो जाएंगे। स्थिति से भ्रमित होकर उसने अचानक वान टैंग के शब्द सुने और तुरंत सिर हिलाया। वो लिटिल व्हाइट की ओर दौड़ा। ये लिटिल व्हाइट के करीब था, इसलिए उनका सहयोग सहज था। एक को अराजक जानवरों को लुभाने और दूसरे को मारक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपने से उनकी कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि जब मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन ने लिटिल व्हाइट को अराजक जानवरों का वध करते देखा, तो वह अपने दिल में निराशा और उदासी की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वे दोनों पृथ्वी पर रहने के दिनों से ही वान टैंग के वफादार अनुयायी थे। उन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और एक साथ कई इलाकों पर विजय प्राप्त की थी।
अब आप कह सकते हैं कि लिटिल व्हाइट को ड्यूक का ताज पहनाया गया, जबकि वो केवल एक माकेस था। कोई भी उसके दिल में कड़वी मीठी भावना को नहीं समझ सकता था। चूंकि वान टैंग ने मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन को छोड़ा था, इसलिए उसे उस पर नजर रखनी थी। आखिरकार यह वर्तमान में उनमें से सबसे कमजोर था, और वह नहीं चाहता था कि यह युद्ध में नष्ट हो जाए। यही कारण था कि उसने तुरंत ही मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन की आंखों में निराशा भरी नजर देखी। यह समझना आसान था कि क्या हुआ था, लेकिन अधीर होने का कोई मतलब नहीं था। अवसर अप्रत्याशित होते हैं, और कोई भी सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वे कब आएंगे। अब शायद मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन की बारी है। कौन जानता था कि किस्मत ने उसके लिए क्या लिखा था? बेशक यह अगली बार हो सकता है, अगली बार, अगली बार, अगली बार। ये सोचते हुए उसे अचानक महसूस हुआ कि धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू काफी दयनीय था। खांसी अपने स्वामी के रूप में वो कैसे खुश हो सकता है? बंद करो इसे। वान टैंग ने इस विचार को अपने दिमाग में फेंक दिया और अराजक जानवरों को मारने पर ध्यान केंद्रित किया। दुर्भाग्य से वो किसी अन्य विशेष अराजक जानवर से नहीं मिला। उनमें से अधिकांश ने मूल 5 तत्वों की उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझ लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 5 दिन और बीत गए। अराजकता के एक निश्चित क्षेत्र में धमाका, आग की लपटें उठने लगी और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति भड़क उठी। एक खूंखार बाघ जैसा दिखने वाला एक अराजक जानवर एक क्रोध भरी दहाड़ के साथ फट पड़ा और एक पल में ही फट गया। यह अराजक धाराओं के एक विशाल विस्तार में बदल गया। सुनहरे प्रकाश के गोले और विशेषता बुलबुले दिखाई दिए। वान टैंग ने उन्हें उठा लिया। उसने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने इस क्षेत्र के सभी अराजकता जानवरों को मार डाला था। यह उजाड़ था। दूसरी ओर अराजक ऊर्जा प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अराजक जानवरों के मारे जाने के बाद उनमें से एक हिस्सा विशेषता बुलबुले में बदल गया, जबकि उनमें से एक बड़ा हिस्सा अराजकता में वापस आ गया, संभवतः भविष्य में अराजक जानवरों के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए। वान टैंग और अन्य लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में कई अराजक जानवरों को मार डाला था। उन्हें आसपास कोई और अराजक जानवर नहीं मिला। अगर थे भी तो वे केवल कुछ अकेले थे। वे अराजकता में छिप गए और फिर से प्रकट होने की हिम्मत नहीं की। वान टैंग इन अराजक जानवरों को मारने के लिए इतना प्रयास नहीं करना चाहेगा। स्टेलर अकादमियों के शक्तिशाली व्यक्तियों ने शायद कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि पारगमन द्वीप के 3000 किलोमीटर के भीतर के अराजक जानवरों को इतनी अच्छी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। आमतौर पर इस क्षेत्र में अराजक जानवर स्वर्ग स्तर से नीचे के मार्शल योद्धाओं के लिए बेकार थे। कोई भी दुर्जेय योद्धा अराजक जानवरों का शिकार करने के लिए यहाँ नहीं आएगा। इसके अलावा यह अकादमी का एक नियम था। स्वर्ग चरण और ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं को पारगमन द्वीप के 3000 किलोमीटर के भीतर अराजक जानवरों को मारने की अनुमति नहीं थी। अकादमी में ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के केवल एक छोटे से हिस्से को ही अराजक अज्ञात में आने का अधिकार था, और इन अराजक जानवरों को ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए मारना कठिन था। इस प्रकार कई ब्रह्मांड स्तर और उससे नीचे के अराजक जानवर वर्षों से इस क्षेत्र में प्रजनन करते रहे हैं। हालांकि वान टैंग की स्थिति अनोखी थी। वह भाग्यशाली था और उसने लिटिल व्हाइट और एलिजाबेथ को पहले से ही जगाने के लिए सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों का उपयोग किया। उनकी क्षमताएं भी बहुत बढ़ गईं। इस तरह उन्होंने कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में अराजक जानवरों को मार डाला। अब जबकि अधिकांश अराजक जानवर मारे जा चुके थे, तो भविष्य के ब्रह्मांड चरण के योद्धाओं के लिए यह निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। जो अराजक जानवरों का शिकार करने के लिए यहाँ आए थे, उनके लिए स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो गई थी। जब वे लंबे समय तक खोजने के बाद भी कोई अराजक जानवर नहीं ढूंढ पाए तो उनकी अभिव्यक्ति कैसी होगी? वान टैंग ने इस बारे में नहीं सोचा। उसने विशेषता बोर्ड को देखा और अपने लाभ गिनना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत सारे अराजक जानवरों को मार डाला और उसने बहुत सारे गुणकारी बुलबुले एकत्र कर लिए, लेकिन उसने मौके पर उनकी गिनती नहीं की। अब उन पर नजर डालने का समय आ गया था। उन्होंने मूल विशेषता पंक्ति के नियमों को सीधे देखा। बड़ी संख्या में स्वर्णिम प्रकाश क्षेत्र और अराजकता की मूल ऊर्जा प्राप्त करने के अलावा अराजक जानवरों को मारने से उसका सबसे बड़ा लाभ उत्पत्ति के नियमों की शक्ति थी। सभी मूल तत्वों की उत्पत्ति के नियमों की शक्ति दूसरे दर्जे पर पहुंच गई थी। वे पहले प्रथम स्थान पर थे, लेकिन अब वे सभी एक स्तर ऊपर उठ गए हैं। धातु की उत्पत्ति 550/20,000 द्वितीय श्रेणी। लकड़ी की उत्पत्ति 320/20,000 द्वितीय श्रेणी। जल की उत्पत्ति 700/20,000 द्वितीय श्रेणी। ज्वाला की उत्पत्ति 400/20,000 द्वितीय श्रेणी। पृथ्वी की उत्पत्ति 200/20,000 द्वितीय श्रेणी। यहाँ तक कि वान टैंग भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो इस बात से हैरान था कि वह अपनी मूल शक्ति की महारत को अराजक अज्ञात के भीतर दूसरे दर्जे तक बढ़ाने में सक्षम था। वान टैंग ने गहरी सांस ली। उसके दिल में उपलब्धि की भावना उमड़ पड़ी। उनके स्तर पर उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को दूसरे दर्जे तक कौन बढ़ा सकता था?
वांग टैंग निश्चित था, यहाँ तक कि उनकी तरह स्टार रैंकिंग में शामिल होने वाले प्रतिभाशाली लोग भी यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अपने पूर्ववर्तियों से आगे निकल सकते हैं। वांग टैंग ने गहरी सांस ली और अन्य विशेष गुणों की उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को देखा। पवन की उत्पत्ति 3600 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। बिजली की उत्पत्ति 2180 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। बर्फ की उत्पत्ति 2820 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। प्रकाश की उत्पत्ति 1200 10,000 प्रथम श्रेणी। हवा, बिजली, बर्फ और प्रकाश के लिए उत्पत्ति के नियमों की शक्ति सभी पहले स्थान पर थी, और उनमें बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई। ऐसे अराजक जानवरों की संख्या बहुत कम थी जो उत्पत्ति के इन 4 कानूनों पर महारत रखते थे। वांग टैंग और अन्य लोगों ने कई अराजक जानवरों को मार डाला था, लेकिन उन्हें शायद ही कोई ऐसा मिला हो जो उत्पत्ति के इन 4 कानूनों पर महारत रखता हो। इसके अलावा इस स्तर तक उनकी उन्नति का एक हिस्सा अराजकता के भीतर आयामी दरारों से आया था। वहां विकास के दौर से गुजर रहे कानून थे, इसलिए यह मूल विशेषता बुलबुले के कुछ कानूनों को गिरा देगा। वांग टैंग ने अराजक जानवरों को मारते समय आयामी दरारों के पास विशेषता बुलबुले की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने वो सब कुछ उठाया जो वे उठा सकते थे और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। फिर उत्पत्ति के नियमों की अंतिम शक्ति थी अंतरिक्ष उत्पत्ति के नियमों की शक्ति। अंतरिक्ष की उत्पत्ति 630 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतरिक्ष उत्पत्ति के उनके नियमों में वृद्धि सबसे कम थी। वांग टैंग ने आयामी दरारों से अंतरिक्ष उत्पत्ति के कुछ नियमों की विशेषताएं सीखी, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं था। अब तक उन्हें अंतरिक्ष उत्पत्ति के नियमों के केवल 1000 से भी कम अंक प्राप्त हुए थे। वांग टैंग इस स्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वो बहुत भाग्यशाली था कि वो इतने सारे बुलबुले उठा पाया। ध्यान रहे, अंतरिक्ष की उत्पत्ति और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति उसे अराजक अज्ञात में प्रवेश करने के बाद प्राप्त हुई थी। 10 दिनों से अधिक समय के बाद ये 630 अंक तक पहुंच गया था। ये प्रगति दायरे से बाहर बिताए गए समय की तुलना में बहुत तेज है। यदि वो अराजक अज्ञात क्षेत्र से बाहर होता तो उसे अंतरिक्ष उत्पत्ति के नियमों की शक्ति प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। कम से कम अभी के लिए, बेशक उसे अभी भी कड़ी मेहनत करनी थी। वांग टैंग ने अपने डेवो स्पेस के अंदर से ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवरों को बाहर निकाला और खेती का एक नया दौर शुरू किया। फिर से राउंड बॉल और बाकी लोगों को पता था कि वांग टैंग क्या करना चाहता था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा, उनके हाव भाव अजीब हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वांग टैंग ने ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवरों को बार बार क्यों सताया। क्या ये बदला लेने के लिए था, या फिर उसका हास्यबोध खराब था? वे समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवरों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर वांग टैंग के अंतरिक्ष पिंजरे में फंस गए थे और मुक्त नहीं हो सके। ये डर से वांग टैंग को घूर रहा था। हाँ, डर। इतने दिनों तक यातना सहने के बाद अब बहुत हो चुका था। यह व्यक्ति शैतान था। वो आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। जब भी वो खुद को विस्फोट करना चाहता था तो वो अंतरिक्ष की शक्ति से बंधा हुआ था और स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकता था। यहाँ तक कि उसका आध्यात्मिक शरीर भी एक अदृश्य शक्ति द्वारा मजबूती से बंध था, जिससे वो अपनी आत्मा शक्ति का कोई भी निशान उपयोग करने में असमर्थ था। छोटी मछली, मेरे साथ सहयोग करो। वांग टैंग अपने सामने ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवरों को देखकर मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली बाहर निकाली। टकराना। ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर का आधा शरीर फट गया और अराजक धाराओं में बदल गया। विशेषता बुलबुले दिखाई दिए। अंतरिक्ष की उत्पत्ति एक अंतरिक्ष छिपाव 10। अंतरिक्ष छिपाने की विशेषताओं के केवल 10 अंक है। वांग टैंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों से लगातार विशेषता बुलबुले इकट्ठा करने के बाद ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले की संख्या धीरे धीरे कम हो गई थी। अब अंतरिक्ष छिपाव विशेषताओं के केवल 10 अंक थे। स्वाभाविक रूप से बहुत कम ज्ञानोदय था। वांग टैंग ने एक पल के लिए इंतजार किया। निराशाजनक ब्लेड मछली अराजक जानवर ने अपने शरीर को फिर से बनाया, केवल वांग टैंग द्वारा फिर से तेजी से विस्फोट करने के लिए। टकराना। अंतरिक्ष की उत्पत्ति एक अंतरिक्ष छिपाव 5। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। वांग टैंग ने विशेषता बुलबुले से ज्ञान को महसूस किया और पूरी तरह से हार मान ली। उसने ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर से सभी गुण पहले ही एकत्र कर लिए थे, अब और कुछ कहने लायक नहीं था। इस प्रकार वांग टैंग ने दयालुतापूर्वक निर्णय लिया और इसे जाने देने का निर्णय लिया। उसने जितने भी गुण बुलबुले प्राप्त कर सकते थे वे प्राप्त कर लिए थे। भले ही उसने इस ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर को मार दिया हो, लेकिन यह उसे अधिक उपयोगी गुण बुलबुले नहीं दे पाएगा। जहां तक सुनहरे प्रकाश गोलों की बात है, वांग टैंग के पास उनमें से बहुत सारे थे, इसलिए उसने उनमें से एक को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं माना। आप जा सकते हैं। वांग टैंग ने ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर को बांधने वाले स्थानिक प्रतिबंधों को हटा दिया और उसे लहराया। ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर वांग टैंग को अचंभित होकर देख रहे थे। वह हैरान था।
क्या वो मुझे जाने देगा? यह असंभव है। क्या ये यातना देने का कोई नया तरीका है? यह जरूर कोई जाल है। मैं खुशी खुशी भाग जाऊंगी तो वो मुझे पकड़ लेगा और फिर मुझे प्रताड़ित करना जारी रखेगा। शैतान, तुम सचमुच शैतान हो। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? वान टैंग ने भ्रमित ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर को देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या ये हो सकता है कि तुमने इसे बेसुध कर दिया हो? राउंड बॉल ने अजीब भाव से टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि इस अराजक जानवर में कुछ बुद्धि है। बुद्धिमत्ता? मुझे नहीं लगता कि यह बहुत चतुराईपूर्ण है, वान टैंग ने उत्तर दिया। क्या तुम सचमुच इसे जाने दोगे? राउंड बॉल ने पूछा। इसे रखने का क्या मतलब है? यह अब मेरे किसी काम का नहीं है। वान टैंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। हालांकि कुछ समय तक अराजकता में भटकने के बाद यह उपयोगी हो सकता है। तो यह आपकी योजना है, लेकिन हो सकता है कि अगली बार आप इसे न पा सके, राउंड बॉल ने कहा। हे, मैंने इसके भीतर एक अंतरिक्ष छाप छोड़ी है। जब भी मुझे इसकी याद आएगी, मैं इसे पालूंगा, वान टैंग ने हंसते हुए कहा। बेचारी मछली, राउंड बॉल ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि वान टैंग के पास ऐसी चाल छिपी होगी। यह व्यक्ति दुष्ट था। इसने ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर के लिए 3 सेकंड का मौन रखा। आमीन, इसे आशीर्वाद दे। वान टैंग ने और समय बर्बाद नहीं किया और अपना हाथ हिलाया। अंतरिक्ष की शक्ति भड़क उठी। भ्रमित ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर को एक आयामी दरार में भेज दिया गया और वो गायब हो गया। स्थान छिपाव 230/3000 नींव। उसने अपने गुण बोर्ड पर स्पेस कंसीलमेंट स्किल को देखा। दुर्भाग्य से ये केवल नींव के चरण में था। उसे उम्मीद थी कि ब्रॉडस्वॉर्ड अराजक जानवर उसे अगली बार अधिक विशेषता बुलबुले देंगे। ठीक है, चलो सुनहरे प्रकाश के गोले को विभाजित करते हैं। वान टैंग ने सभी को देखा और मुस्कुराया। जल्दी करो। राउंड बॉल की आंखें चमक उठी और उसने वान टैंग से कहा। इस पल का इंतजार बहुत दिनों से था। वान टैंग मुस्कुराया। उसने अपना हाथ हिलाया और सभी को डेवो स्पेस में खींच लिया। फिर उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, राउंड बॉल, तुम पहले शुरू कर सकते हो। मुझे देखने दो कि तुम्हें अपने जीवन की स्थिति में छलांग लगाने के लिए कितने सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों की आवश्यकता है। मैं पहले हूँ। राउंड बॉल चौंक गया। उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। उसने अनिश्चितता से पूछा, सच में? क्या तुम मुझे पहले जाने दोगे? तुम नहीं चाहते? वान टैंग ने अपनी आंखों के कोने से उस पर नजर डाली। हाँ हाँ, बिल्कुल। राउंड बॉल ने उत्साह से सिर हिलाया। उसे डर था कि वान टैंग अपनी बात से पलट जाएगा। चलो शुरू करते हैं। वान टैंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और देवो स्पेस में तैरती हुई प्रकाश की सुनहरी गेंद को ऊपर की ओर घुमाया। वे राउंड बॉल के बगल में तैरने लगे। गल्प। राउंड बॉल ने बेकाबू होकर अपनी लार निगल ली। फिर मैं खाना शुरू करूंगा। राउंड ने तेजी से दोनों हाथ हिलाए, एक के बाद एक सुनहरे प्रकाश के गोले पकड़े और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। उसने उन्हें पूरा निगल लिया। जैसे ही सुनहरे प्रकाश के गोले उसके पेट में उतरे, राउंड बॉल के शरीर के भीतर से धीरे धीरे एक सुनहरी चमक निकलने लगी। कुछ ही समय में वो एक सुनहरे कोकून में लिपटा हुआ था, जो प्रकाश के कोकून जैसा था। राउंड बॉल ने अपना सुपर विकास शुरू कर दिया था। लगता है ये बहुत कारगर है। वान टैंग मुस्कुराया। वो उत्साह से भर गया। बुद्धिमान जीवन रूप विकसित होने के बाद क्या होगा? राउंड बॉल का जीवन परिवर्तन शुरू हो गया था। वान टैंग, लिटिल व्हाइट, एलिजाबेथ, मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन और यहाँ तक कि लाइटनिंग स्पिरिट, जो कुछ भी नहीं जानती थी, डेवो स्पेस में एकत्र हुए और राउंड बॉल को गौर से देखने लगे। मास्टर, राउंड बॉल एक बुद्धिमान जीवन रूप है ना? एलिजाबेथ ने पूछा। यह सही है, वान टैंग ने सिर हिलाया। एलिजाबेथ को पहले से ही पता था कि राउंड बॉल एक बुद्धिमान जीवन रूप है, लेकिन उसने कभी नहीं पूछा। अब जब राउंड बॉल अपने जीवन में बदलाव के कगार पर है, तो वान टैंग ने अब इसे उनसे छिपाना बंद नहीं किया। इसलिए उसने पुष्टि करने का फैसला किया। मेरी विरासत में मिली यादों में बुद्धिमान जीवन रूपों के कुछ विवरण हैं। मैंने सुना है कि हर जीवन परिवर्तन के बाद एक बुद्धिमान जीवन रूप की ताकत में बहुत वृद्धि होगी। इसके अलावा, एलिजाबेथ ने विराम लिया। वान टैंग ने आंखें सिकोड़कर देखा। एलिजाबेथ अकेली ऐसी नहीं थी जिसके पास विरासत में मिली यादें थीं। उसके पास डेवो नेहिलिटी बीस्ट की विरासत की यादें भी थीं। वान टैंग को पता था कि उसने इसलिए रोका क्योंकि इसमें कोई रहस्य शामिल था। एक रहस्य जिसमें आभासी ब्रह्मांड शामिल था। ऐसी अफवाहें थी कि एक अति बुद्धिमान जीवन रूप आभासी ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है। बेशक इसमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी शामिल होना चाहिए, अन्यथा किसी बुद्धिमान जीव के लिए इतने शक्तिशाली गुट को नियंत्रित करना असंभव था। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से लोग थे जो हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति थे। चाहे किसी के पास कितनी भी संपत्ति और शक्ति क्यों न हो, अगर वो उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इन सबको कायम रखने के लिए पूर्ण शक्ति की आवश्यकता थी। आभासी ब्रह्मांड जैसी संस्थाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना सामान्य बुद्धिमान जीवन रूपों की क्षमताओं से परे था।
आभासी ब्रह्मांड के पीछे बुद्धिमान जीवन रूप कल्पना से परे अस्तित्व होना चाहिए। एंटमैन रेस की विरासत काफी अद्भुत है, तुम्हें इसके बारे में पता भी है? वान टैंग ने एलिजाबेथ की ओर देखा और कहा। एलिजाबेथ दंग रह गई, वो समझ गई कि वान टैंग का क्या मतलब था। वो जानता है। एलिजाबेथ ने वान टैंग के हाव भाव देखे और उसे और भी यकीन हो गया कि उसके मालिक को इस बारे में पता है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मालिक को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। मास्टर, क्या आपको लगता है कि यह अफवाह सच है? एलिजाबेथ ने पूछा। यह बहुत संभव है। आभासी ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। अगर इसे नियंत्रित करने वाला कोई बुद्धिमान जीवन रूप न हो तो मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि हमने इसे स्वयं नहीं देखा है तो कौन निश्चित रूप से जानता है? वान टैंग ने उत्तर दिया। ये सच है, किसी ने भी उस अस्तित्व को पहले नहीं देखा है। शायद यह आभासी ब्रह्मांड में छिपा हुआ है और सभी पर जासूसी कर रहा है। एलिजाबेथ मुस्कुराई। यह अच्छा अनुभव नहीं है। वान टैंग को इस संभावना के बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो गए। यदि वास्तव में ऐसा कोई अति बुद्धिमान जीवन रूप होता तो क्या वो आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले प्रत्येक योद्धा की सूचना और गतिविधियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता? एलिजाबेथ ने कहा, यदि राउंड बॉल भविष्य में उस स्तर तक पहुंच जाती है तो वह दूसरे पक्ष के अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम हो सकती है। मुझे नहीं पता कि हमें उस दिन के आने का कितना इंतजार करना होगा। उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। वान टैंग ने अपना सिर हिलाया। वो अपनी सीमाओं को जानता था और राउंड बॉल को अच्छी तरह समझता था। वे अभी भी बहुत पीछे थे। एलिजाबेथ मुस्कुराई और चुप रही। किसी कारणवश उसे वान टैंग पर बहुत भरोसा था। यह महज अंधविश्वास नहीं था, यह उस समय के दौरान उनके अवलोकन से धीरे धीरे विकसित हुआ था। उनके दृष्टिकोण से वान टैंग में अद्वितीय प्रतिभा थी। उनके जैसे गुरु के साथ उनके अनुयायियों का भविष्य अथाह था। ये परिवर्तन इसका सबसे अच्छा सबूत था। एलिजाबेथ खुश थी कि वह वान टैंग से उस समय मिली जब वह मरने वाली थी, और इस बात से भी खुश थी कि उसने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। भले ही उसने अपनी आत्मा की उत्पत्ति को त्याग दिया और अपनी स्वतंत्रता खो दी, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ खो दिया है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसे इससे लाभ हुआ है। राउंड बॉल ने वान टैंग का पहले ही पीछा कर लिया था, इसलिए वान टैंग उसे और अधिक देने में सक्षम था। उसके पास यह मानने का कारण था कि राउंड बॉल भविष्य में और आगे जा सकता है। यह आभासी ब्रह्मांड के पीछे के अस्तित्व से तुलनीय नहीं हो सकता है, लेकिन ये सभी बुद्धिमान जीवन रूपों पर गहरी छाप छोड़ सकता है। बेशक वो ये शब्द जोर से नहीं कहेगी। अगर वह ये बात जोर से कहती तो दूसरे लोग इसे मजाक समझ लेते। इसलिए बेहतर यही था कि इंतजार किया जाए और देखा जाए कि भविष्य में क्या होता है। एक बार पूरी तरह से सुनहरी चमक से आच्छादित होने के बाद राउंड बॉल ने प्रकाश का एक कोकून बना लिया। हालांकि इसने सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को अवशोषित करना बंद नहीं किया। सुनहरे प्रकाश के गोले सभी दिशाओं से उड़कर सुनहरे प्रकाश के कोकून में मिल गए। ये दृश्य देखकर वान टैंग की निगाहें झपक गईं। उसका दिल थोड़ा दुखने लगा। ये सुनहरे प्रकाश के गोले उसके सभी खजाने थे। गोल बॉल की भूख बहुत बड़ी थी। पहले से ही इतने सारे अवशोषित करने के बावजूद इसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वान टैंग ने चारों ओर देखा और राहत की सांस ली। अच्छा, इस बार उन्हें कई सुनहरे प्रकाश क्षेत्र प्राप्त हुए थे। उन्होंने पारगमन द्वीप के 3000 किलोमीटर के भीतर सभी अराजक जानवरों को लगभग मिटा दिया। प्राप्त स्वर्णिम प्रकाश गोलों की संख्या अत्यंत भयावह थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और राउंड बॉल ने अंततः सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को अवशोषित करना बंद कर दिया। वान टैंग को राहत मिली। राउंड बॉल ने सभी सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों का 1/3 से भी कम हिस्सा अवशोषित किया था। 2/3 से अधिक शेष बचे थे। एलिजाबेथ ने कहा, इसके जीवन परिवर्तन में कुछ और समय लगेगा। इसे धीरे धीरे विकसित होने दो। वान टैंग ने मेटल आर्म फ्लेमिंग स्कॉर्पियन को देखा। यह आदमी उत्सुकता से उसे देख रहा था। वह हंसी और आंसू के बीच फंसा हुआ था। इसे आत्मसात कर लो। आप कितना आत्मसात कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर है। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू की छोटी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। वो जानता था कि लिटिल व्हाइट और एलिजाबेथ ने सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को अवशोषित करने के बाद अपना परिवर्तन पूरा कर लिया था और उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। राउंड बॉल भी इन सुनहरे प्रकाश गोलों को खाने के बाद अपने जीवन परिवर्तन से गुजर रहा था। इससे इन स्वर्ण गोलों की उपयोगिता और लाभ सिद्ध हो गए। यदि वो उन्हें अवशोषित कर सके तो उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्या मैं सचमुच उतना खा सकता हूं जितना मैं खा सकता हूं? धातु कवच ज्वलंत बिच्छू ने उत्साह से पूछा। हाँ, वान टैंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कितने सुनहरे प्रकाश गोले अवशोषित कर सकता है। इसकी सीमा अलग अलग होती है। अपनी सीमा जानना महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक अवशोषित करना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू का दिल कांप उठा। वान टैंग की चेतावनी उसके दिमाग में खतरे की घंटी की तरह बज उठी और तुरंत ही वो होश में आ गया। सीमा से आगे जाना उतना ही बुरा है जितना कि सीमा से पीछे रह जाना।
वो इस तर्क को जानता था, लेकिन जियाओ वाइट की उन्नति को देखकर उसकी मानसिकता में थोड़ा असंतुलन पैदा हो गया था। वो आत्म सुधार पर इतना अधिक केंद्रित हो गया था कि इस तर्क को भूल गया था। मैं समझ गया। धातु कवच ज्वलंत बिच्छू ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो। वान टैंग ने सिर हिलाया। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने बिना समय बर्बाद किए अपना मुंह खोला और सुनहरे प्रकाश के गोले को अपने मुंह में ले लिया। वान टैंग ने कुछ समय तक निरीक्षण किया। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने रुकने से पहले केवल कुछ 100 सुनहरे प्रकाश गोले ही अवशोषित किए। कुछ समय बाद उसके शरीर में विस्फोट हुआ। धमाका, धमाका, धमाका। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू की आभा बढ़ती जा रही थी। उसके शरीर से हरे रंग की लपटें निकल रही थीं, जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था। उसकी बिच्छू की पूंछ के सिरे पर हरे रंग की लपटें प्रचंड रूप से जल रही थीं, जो एक विशाल मशाल की तरह चमक रही थीं। ये मध्यम स्तरीय शाही स्तर की ओर बढ़ रहा है। वान टैंग प्रसन्न था। मास्टर, बधाई हो, आपको एक और शक्तिशाली सदस्य मिल गया है। एलिजाबेथ मुस्कुराई और बोली, उसकी आंखों में जिज्ञासा का भाव था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन को भी सफलता मिलेगी। ऐसा लगता है कि यह हाल ही में अपनी खेती में कड़ी मेहनत कर रहा है। वान टैंग खुशी से हंसा। ओल्ड मेटल बहुत मेहनती है, लिटिल व्हाइट ने किनारे से कहा। ओल्ड मेटल? एलिजाबेथ की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। मैं इसे सामान्यतः यही कहता हूँ। इसमें गलत क्या है? लिटिल व्हाइट ने असमंजस में पूछा। खांसी? कुछ नहीं। एलिजाबेथ ने अजीब तरह से खांसते हुए अपना सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं, वान टैंग ने जवाब दिया। धातु कवच ज्वलंत बिच्छू की लौ थोड़ी अनोखी लगती है। एलिजाबेथ मुस्कुराई और इस उपनाम के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने हरी लौ को देखा और उसे ये परिचित लगी। मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अक्सर इसे एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम खाने देता हूँ, जिससे इसकी लपटें उत्परिवर्तित हो जाती हैं। अब जब यह मध्य स्तरीय शाही स्तर पर पहुंच गया है, तो इसकी लपटों की शक्ति एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम के करीब होती जा रही है। वान टैंग ने कुछ हद तक आश्चर्यचकित होते हुए कहा। यह एक अप्रत्याशित लाभ है, एलिजाबेथ ने टिप्पणी की। हालांकि उन्नति की प्रक्रिया के दौरान स्टार बीस्ट अपनी अंतर्निहित क्षमताओं में सुधार का अनुभव करेंगे। इस ज्वाला को मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन की जन्मजात प्रतिभाओं में से एक माना जा सकता है। यह सही है। वान टैंग ने सिर हिलाया। उसके पास भक्षण करने वाले जानवर की याददाश्त थी, इसलिए वो इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था। इसीलिए उसने मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन को पन्ना चमकीली लौ दी। हालांकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन का जन्म एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम के साथ हुआ था। यही कारण था कि यह डेवो एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को निगलने में सक्षम था। अन्यथा यदि यह एक साधारण अग्नि प्रकार का तारा जानवर होता जो दिव्य ज्वाला को निगल रहा होता, तो यह शीघ्र मृत्यु चाहने जैसा होता। वान टैंग ने अपना ध्यान धातु कवच ज्वलंत बिच्छू से हटा लिया और सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को खाना शुरू कर दिया। वो जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपने विश्व भक्षक को सक्रिय कर दिया। एक भयानक चूषण बल फूट पड़ा, जिससे आसपास के सभी सुनहरे प्रकाश क्षेत्र उसकी ओर एकत्रित हो गए। वान टैंग का शरीर मानो अथाह गड्ढे में बदल गया था। उसने सभी सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को निगल लिया और ऐसी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया जैसे कि पहाड़ों और नदियों को निगल रहा हो। ये पहली बार था जब वान टैंग ने इस स्वर्ग विरोधी दिव्य क्षमता का उपयोग किया था, और उसने तुरंत इसकी असीम शक्ति और भय को महसूस किया। हालांकि अब उसके पास इन संवेदनाओं को ध्यान से महसूस करने का समय नहीं था। जैसे ही सुनहरे प्रकाश के गोले उसकी चेतना के सागर में उमड़े, उसे लगा जैसे वह एक शानदार परिवर्तन से गुजरा हो। उसे ताजगी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका भौतिक शरीर और उसकी आत्मा दोनों ही अगले स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार थे। उसकी चेतना में 9 खजानों का शिवालय कांप उठा और असीम स्वर्णिम प्रकाश बिखेरने लगा। एक ही समय पर शून्यता के समुद्र के ऊपर स्थित नक्षत्र भी कंपन करने लगे। उनसे विभिन्न शक्तियों की चमक की किरणें निकलने लगीं। यह अत्यंत शानदार था। भीतर से शक्ति का एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जो शून्यता के सागर के विस्तार में फैल गया तथा लगातार लहरें पैदा करने लगा। क्या वो कोई सफलता हासिल करने जा रहा था? वान टैंग की आंखें चमक उठी। वो थोड़ा उत्साहित था, लेकिन पर्याप्त नहीं। ये पर्याप्त नहीं है। वान टैंग को लगा कि कुछ कमी है। उसने अपने विश्व भक्षक को सक्रिय किया और लगातार सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को अवशोषित किया। बाहर लिटिल व्हाइट और एलिजाबेथ ने वान टैंग के माथे के बीच से निकलती हुई सुनहरी रोशनी की एक चमकदार किरण देखी। उस सुनहरी चमक के भीतर 9 मंजिला शिवालय की एक धुंधली और रहस्यमयी आकृति दिखाई देती और गायब हो जाती, जिससे एक अलौकिक आभा फैलती। वो क्या है? लिटिल व्हाइट ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गुरु के आध्यात्मिक रूप का प्रकटीकरण है। एलिजाबेथ, जो अधिक जानकार थी, ने कुछ समझा और कहा, हमारे गुरु की आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में भयानक है। बेशक, मास्टर सबसे ताकतवर है, लिटिल व्हाइट ने गर्व से कहा। दूसरों को लग सकता है कि वो अपने बारे में ही बात कर रहा था। एलिजाबेथ मुस्कुराई। अब वो लिटिल व्हाइट की भावनाओं को समझ सकती थी।
कोई व्यक्ति गर्व और अपनेपन की ऐसी गहरी भावना का अनुभव तभी कर सकता है जब वो एक दूसरे को अपना साथी मानता हो। उनके लिए वांग टेंग ऐसा व्यक्ति था जिसे वे अपना जीवन सौंप सकते थे। यहाँ तक कि एलिजाबेथ ने भी वांग टेंग को स्वीकार किया। यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने जितना आसान नहीं था, क्योंकि वांग टेंग ने उनके लिए जो कुछ प्रदान किया था वो एक स्वामी द्वारा अपने नौकर को दिए जाने वाले सबसे बड़े लाभों से कहीं अधिक था। कम से कम एलिजाबेथ के लिए तो वांग टेंग ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। अगर वांग टेंग को पता चलता कि उसने कुछ साधारण चीजें करके एलिजाबेथ की मान्यता प्राप्त कर ली है, तो वो शायद मुस्कुराहट के साथ अपनी नींद से जाग जाता। ये स्पष्ट था कि उन्होंने पहले दिया और फिर उससे भी अधिक प्राप्त किया, जिससे उन्हें बिना किसी हानि के पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ। ठीक वैसे ही जैसे सुनहरे प्रकाश के गोले, उसने उन्हें पहले एलिजाबेथ को दिया था, लेकिन बाद में उसे और भी सुनहरे प्रकाश के गोले मिले। यह एक अच्छा सौदा था। जैसे जैसे वांग टेंग अधिक से अधिक स्वर्ण गोले निगलता गया, उसने महसूस किया कि उसका मन असाधारण रूप से स्पष्ट होता जा रहा है। वो क्षणिक प्रेरणा जो पहले भी उसके मन में आई थी लेकिन उसकी समझ से परे थी, एक बार फिर उभरी और धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। नक्षत्र बल, महान दाव के नियम, बल नक्षत्र, सार्वभौमिक कानूनों की क्रांति का उपयोग करके उन्हें कनेक्ट करें, कोई अराजकता का विकास ला सकता है। इस तरह सभी बलों को इसमें शामिल किया जा सकता है। अच्छा ऐसा है, मुझे एक कानून की जरूरत है, एक ऐसा कानून जिसमें सभी तत्व शामिल हैं। अव्यवस्था। इस समय वांग टेंग का दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। उसके विचारों में प्रेरणा की अनगिनत चिंगारियां कौंध रही थीं। ये पर्याप्त नहीं है, मुझे और अधिक सुनहरे प्रकाश गोले चाहिए। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो पूरी तरह से आत्मज्ञान की अवस्था में डूब गया। उसके माथे पर 9 खजानों का शिवालय चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, जो एक दिव्य कलाकृति जैसा था, जो इतना चमकदार था कि उसे सीधे देखा नहीं जा सकता था। लिटिल व्हाइट और एलिजाबेथ हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। चमक इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अनजाने में ही अपनी नजरें हटा ली। वे एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे और उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत करीब होने के कारण उनके लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया था। वे केवल सुनहरी रोशनी ही देख पा रहे थे। कितना भयानक उतार चढ़ाव है। मास्टर क्या कर रहे हैं? एलिजाबेथ ने खुद से कहा। चिंता मत करो, दृश्य डरावना है लेकिन यह अच्छी बात है, मास्टर ठीक होंगे, एलिजाबेथ ने कहा। बहन, एलिजाबेथ मुस्कुराई। वो अनगिनत चींटी मनुष्यों की माँ हुआ करती थी, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उसे इस नाम से पुकारा। ये बहुत अच्छा लगा। जल्द ही 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। वांग टेंग ने अंतरिक्ष के सभी सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को निगल लिया, जिससे वे पूरी तरह से गायब हो गए। वांग टेंग के मन में ज्ञान का क्षण अचानक रुक गया, जिससे उन्हें अंतर्दृष्टि की अनेक झलकें मिली जिन्हें वे समझने में सफल रहे, लेकिन वे खंडित ही रहीं तथा उनमें व्यापक समझ के लिए आवश्यक सामंजस्य का अभाव रहा। यह ऐसा था जैसे अलग अलग यांत्रिक भागों को एक पूर्ण मशीन में संयोजित न किया गया हो। यहाँ तक कि ये यांत्रिक घटक भी अपूर्ण एवं अपूर्ण थे। इसे रफू करें। वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली, उनमें से दिव्य चमक गायब हो गई। उसके माथे पर 9 खजानों के तैरते शिवालय की छाया भी गायब हो गई। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए अनिच्छा की झलक दिखाई दी। अफसोस की बात है, वो सफल नहीं हुआ। उसे अभी भी अनगिनत सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों की आवश्यकता थी। भले ही वो गोल गेंद या धातु कवच ज्वलंत बिच्छू को सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को खाने न दे, ये पर्याप्त नहीं होगा। से बहुत दूर उसने लिटिल व्हाइट और राउंड बॉल से भी ज्यादा सुनहरे प्रकाश के गोले खाए। उसने एलिजाबेथ जैसे ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा से भी ज्यादा खाए। उन्होंने महसूस किया कि सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को निगलने का एक निश्चित पैटर्न था। उदाहरण के लिए, आप जितने अधिक शक्तिशाली होंगे उतना ही अधिक खा सकेंगे। क्षमता जितनी अधिक होगी, आप उतनी ही अधिक स्वर्णिम प्रकाश गोलियां ग्रहण कर सकेंगे। राउंड बॉल और लिटिल व्हाइट में बहुत क्षमता थी, इसलिए उन्होंने प्रकाश की कई सुनहरी गेंदों को निगल लिया। एलिजाबेथ एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा थी और वो ओबेलिस्क स्केल ड्रैगन बीस्ट के शरीर की मदद से पुनर्जन्म लेती थी, इसलिए उसकी क्षमता भी कमजोर नहीं थी। इसलिए उसने प्रकाश की अधिक सुनहरी गेंदों को निगल लिया। फिर भी वे वांग टेंग की तुलना में फीके हैं। वांग टेंग को इतनी बड़ी संख्या में सुनहरे प्रकाश के गोले खाने की इच्छा हुई कि वो अभिभूत हो गया। यह एक बहुत बड़ी मात्रा थी। क्या वो अपने कानून के निर्माण में सफल होगा? बहुत मुश्किल। वो इस बात को महसूस कर सकता था कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के माध्यम से उसके सामने एक कठिन चुनौती खड़ी हो गई है। वो अभी दिव्य अवस्था के शिखर पर था। वो उस अवस्था में नहीं था जहां वह अपना स्वयं का कानून बना सके। इसके अलावा वो जो कानून बनाना चाहते थे, वो अन्य सभी लोगों द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। यहां तक कि शाश्वत स्तर के योद्धा भी सफल नहीं हो पाएंगे। हालांकि वांग टेंग की स्थिति विशेष थी, इसलिए उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता थी।
केवल अपने द्वारा परिकल्पित कानून को प्राप्त करके ही उसका भविष्य का मार्ग सुगम और अधिक संतुष्टिदायक हो सकता था। यह एक चौकोर खूंटी को गोल छेद में जबरदस्ती ठूंसने जैसा था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। वान टैंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और शांत हो गया। उसके दिल में उथल पुथल धीरे धीरे गायब हो गई। वो सृजन में सफल नहीं हुआ, इसलिए वो अभी तक आगे नहीं बढ़ सका। वो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसके दिल में उत्सुकता और प्रबल हो गई। वो जितने अधिक स्वर्णिम प्रकाश क्षेत्र ग्रहण करेगा, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, तथा सफलता के बाद उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। यह अच्छी बात थी। वो केवल 15 दिनों के लिए अराजक अज्ञात क्षेत्र में था, इसलिए उसके पास अभी भी अधिक अराजक जानवरों को मारने का समय था। हालांकि पारगमन द्वीप के 3000 किलोमीटर के दायरे में ज्यादातर अराजक जानवर मारे जा चुके थे। अगर वो उन्हें मारना जारी रखना चाहता था, तो उसे इस दायरे से बाहर जाना होगा। बाहरी दुनिया निस्संदेह और भी अधिक खतरनाक होगी। हालांकि वो डर नहीं रहा था। वान टेंग ने अपने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। 4 क्षेत्रों में परिवर्तन थे। जीवन की उत्पत्ति 46,200, आत्मा की उत्पत्ति 43,300, आत्मा 60,000 बटा 60,000, आकाशीय क्षेत्र ज्ञानोदय 6,500 बटा 3 लाख, ब्रह्मांड स्तर। उनके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति के गुणों में 10,000 से अधिक अंकों की वृद्धि हुई थी। 10,000 से अधिक अंक, यह अकल्पनीय था। ध्यान रहे, जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति को बढ़ाना बहुत मुश्किल था। अतीत में वान टैंग इसे केवल कुछ दर्जन या कुछ 100 अंकों तक ही बढ़ा पाए थे। अब ये 10,000 से अधिक अंकों तक बढ़ गया था। वो जानता था कि सुनहरे प्रकाश क्षेत्र उसके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह वृद्धि इतनी जबरदस्त होगी। वान टेन केवल दिव्य स्तर पर था, लेकिन उसके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति संभवतः एक स्वर्गीय स्तर के मार्शल योद्धा से भी अधिक थी। इस तरह प्रत्येक चरण में उन्नति के साथ उसका जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति उसके साथियों से कहीं आगे निकल जाएगी। यह एक अदृश्य अंतर था। अच्छी बात यह थी कि उसे मारना कठिन था। अब वो कॉकरोच जैसा हो गया था। उदाहरण के लिए, अन्य लोगों को एक ही अवस्था में एक मार्शल योद्धा को मारने के लिए केवल एक हमले की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन वान टैन को मारने के लिए उन्हें 4 या 5 हमलों की आवश्यकता होगी। अंतर बहुत बड़ा था। बेशक, इसके अलावा एक और लाभ था। वो समय की शक्ति का कम चिंतापूर्वक उपयोग कर सकता था। समय की शक्ति का उपयोग करने से उसके जीवन की उत्पत्ति और आत्मा की उत्पत्ति नष्ट हो जाएगी। अतीत में उसने उनका उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी। अब जबकि वान टैंग की आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति इतनी बढ़ गई थी, उसके पास समय की शक्ति का उपयोग करने का आधार था। कम से कम समय की शक्ति का उपयोग करने के बाद उसे मरने की चिंता नहीं करनी पड़ी। साथ ही इन 2 मूलों में वृद्धि ने वान टैंग की आत्मा और ज्ञान के गुणों को जबरदस्त रूप से बढ़ने का अवसर दिया। वान टैंग की आत्मा पहले से ही पूर्ण अवस्था में थी। ये लंबे समय से नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब ये बढ़ गई है। यह कोई साधारण वृद्धि नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी आत्मा विशेषता की ऊपरी सीमा बढ़ गई थी। दिव्य अवस्था आत्मा की सीमा 50,000 अंक थी। अब ये 60,000 अंक हो गई। सीमा 10,000 अंक बढ़ गई। ऊपरी सीमा में वृद्धि का मतलब था उसकी क्षमता में वृद्धि। ऊपरी सीमा को बढ़ाना मुश्किल था, लगभग असंभव। केवल कुछ विशेष खजानों में ही यह प्रभाव हो सकता था। संयोगवश अराजक जानवरों द्वारा गिराई गई प्रकाश की सुनहरी गेंद का यही प्रभाव था। बेशक, अगर दूसरों को वान टेन के स्तर तक पहुंचना था, तो उन्हें प्रकाश की कई सुनहरी गेंदों की आवश्यकता थी। कुछ लोग प्रकाश की इतनी सुनहरी गेंदों को भी अवशोषित नहीं कर सकते थे। वान टेन के विपरीत, जो एक अथाह गड्ढे की तरह था, ऐसा लगता था कि वो जितने प्रकाश के गोले सोख सकता था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। यह पागलपन था। अगला था ज्ञानोदय गुण। वान टैन का ज्ञानोदय गुण मूल रूप से स्वर्ग क्षेत्र में था। ब्रह्मांड क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उसे 60,000 से ज्यादा अंकों की जरूरत थी। अब ये ब्रह्मांड के दायरे तक बढ़ गया था। यह वृद्धि भयावह थी। वान टैन को इतनी बड़ी वृद्धि की उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में कल्पना से परे था। वान टैंग ने अपनी नजर विशेषता बोर्ड से हटा ली और गहरी सांस ली। यह वृद्धि उसकी उम्मीद से परे थी। अराजक जानवरों का शिकार जारी रखो। मुझे और अधिक सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों की आवश्यकता है। वान टैंग की नजर दृढ़ हो गई। भले ही पारगमन द्वीप के 3000 किलोमीटर के दायरे से बाहर यात्रा करना बेहद खतरनाक था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कोई सफलता नहीं मिली। एलिजाबेथ ने आश्चर्य से वान टैंग की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके मालिक की क्षमता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक थी। मैं 3000 के दायरे से बाहर यात्रा करने की तैयारी कर रहा हूँ। लिटिल व्हाइट, मेरे पीछे आओ। एलिजाबेथ, तुम पहले डेवो स्पेस में रह सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी कॉल करूंगा। वान टैंग ने राउंड बॉल की हालत को देखा और कहा, ठीक है। एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। लिटिल व्हाइट, चलो। वान टैंग ने लिटिल व्हाइट को पुकारा और डेवो स्पेस से गायब हो गया।
अराजकता में एक बड़ा सा गहरे लाल रंग का भूतिया कौवा दिखाई दिया। ये लिटिल व्हाइट था। वांग टैंग उसकी पीठ पर पैर मोड़कर बैठ गया और सामने की ओर इशारा किया, इस दिशा में उड़ो, हम अराजकता की गहराई में जा रहे हैं। चीख। लिटिल व्हाइट ने एक तीखी और भेदने वाली चीख निकाली, अपने पंख फड़फड़ाए और प्रकाश की एक गहरी लाल लकीर में तब्दील हो गया क्योंकि वो अराजकता की गहराइयों की ओर बढ़ गया। अराजकता में परिवर्तन के बाद लिटिल व्हाइट की गति बहुत तेज हो गई। यह एक मध्यम स्तरीय शाही स्तर का सितारा जानवर था, लेकिन इसकी गति एक उच्च स्तरीय शाही स्तर के सितारा जानवर के बराबर थी। इससे पता चला कि लिटिल व्हाइट की क्षमता कितनी महान थी। ठीक वैसे ही जैसे मार्शल योद्धा अपने स्तर से आगे बढ़कर लड़ने में सक्षम होते हैं। क्या ब्लड क्रो के पूर्वज का रक्तसार वास्तव में इतना भयानक है? वांग टैंग लिटिल व्हाइट की पीठ पर क्रॉस लेग करके बैठ गया, अपनी भौहें सिकोड़ते हुए। उसके विचार बहुत दूर चले गए। ब्लड क्रो के पूर्वज के प्रति एक निश्चित घबराहट से भर गया। वो कैसी उपस्थिति थी, शाश्वत मंच से ऊपर। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों ने एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन ब्लड क्रो पूर्वज के रक्तसार के बिना लिटिल व्हाइट इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। उदाहरण के लिए, यदि वो लिटिल व्हाइट में परिवर्तन लाने के लिए ब्रह्मांड स्तर के कौवा तारा जानवर के रक्तसार का उपयोग करता है, यहाँ तक कि एक सुनहरे प्रकाश क्षेत्र की सहायता से भी, तो ये संभवतः लिटिल व्हाइट को अधिक से अधिक स्वर्ग स्तर की क्षमता ही प्रदान करेगा। संक्षेप में, रक्तसार आधार था और स्वर्णिम प्रकाश क्षेत्र आधार थे। कोई बात नहीं, जब दुश्मन आएगा तो मैं इस बारे में सोचूंगा। ये जगह ब्लड क्रो के पूर्वजों का इलाका नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है कि वह अपना असली रूप दिखा सके। अगर वह आता भी है तो उससे निपटने के लिए कोई होगा। अब मुझे जो करना है वह है जल्दी से और अधिक शक्तिशाली बनना। वांग टैंग की निगाहें झिलमिला उठी क्योंकि उसके दिमाग में कई विचार दौड़ रहे थे। आखिरकार उसने उन्हें खारिज कर दिया। असल में मैं बस अपना अंतहीन टोर्नेडो उस पर फेंक सकता हूँ और भाग सकता हूँ। मुझे बच जाना चाहिए, है ना? धमाका। जैसे ही वो इस बारे में सोच रहा था, एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। अराजकता की उत्पत्ति से हिंसक उतार चढ़ाव दूर से उठे जब एक विशाल अराजक जानवर अराजकता की धाराओं से बाहर निकला और सीधे वांग टैंग की ओर बढ़ा। लिटिल व्हाइट ने जब अराजकता में उड़ान भरी तो बहुत हंगामा मचा दिया। जल्द ही या बाद में यह अराजक जानवरों को आकर्षित करेगा। वांग टैंग का इरादा भी यही था। वो अराजक जानवरों का शिकार करने निकला था, इसलिए उन्हें खोजने में मेहनत करने के बजाय उसने उन्हें उनके छिपने के स्थानों से बाहर निकालने का फैसला किया। मैं यहाँ खेलने आया हूँ, आओ और मुझसे लड़ो। संभवतः यही रणनीति थी। तभी अराजक जानवर प्रकट हुआ। जैसे ही वांग टैंग 3000 किलोमीटर की परिधि से बाहर गया, उसकी मुलाकात स्वर्ग स्तर के अराजक जानवर से हुई। लेकिन वांग टैंग के लिए यह एक महान अवसर था। स्वर्ग मंच के अराजक जानवर द्वारा गिराई गई प्रकाश की सुनहरी गेंद का प्रभाव बेहतर होना चाहिए। वांग टैंग की आंखों में एक तेज चमक उभरी। वो लिटिल व्हाइट की पीठ पर खड़ा हो गया और वहीं गायब हो गया। धमाका। जब वो फिर से प्रकट हुआ तो वो पहले से ही स्वर्ग मंच अराजक जानवर के सिर के ऊपर था। उसने अपने पैरों को नीचे पटका और एक विस्फोट हुआ। गर्जन। अराजक जानवर अत्यधिक क्रोध में दहाड़ा। उसके सिर में एक छेद था, लेकिन बस इतना ही। वांग टैंग का जांच करने वाला हमला उसके पूरे सिर को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बुरा नहीं। वांग टैंग ने थोड़ा सा आंखें सिकोड़ी। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार दिखाई दी, जो तलवार की चमक की एक बेजोड़ किरण में बदल गई। तानाशाह की 12 तलवारें। पहली तलवार। धमाका। धातु मूल के कानूनों की शक्ति को हमले में जोड़ा गया था। एक ही वार के साथ अराजक जानवर का सिर अंततः फट गया और अराजक धाराओं के एक बड़े द्रव्यमान में बदल गया। स्वर्गीय अवस्था का अराजक जानवर वास्तव में अलग है। यह अराजक धाराओं के इतने बड़े समूह में फट गया, उन्हें बनाना कठिन होगा, वांग टैंग ने खुद से कहा, क्योंकि वह अपने सामने अराजक धाराओं के विशाल द्रव्यमान को देख रहा था। तभी उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि अराजक धाराओं का विशाल विस्तार एक बार फिर से संघनित होने लगा तथा अराजक जानवर के सिर में परिवर्तित हो गया। यह मरा नहीं है। वांग टैंग आश्चर्यचकित था। उसने तानाशाह की 12 तलवारों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो इस अराजक जानवर को नहीं मार सका। दूसरे पक्ष की ताकत उनकी अपेक्षा से अधिक थी, लेकिन ये समझ में आने वाली बात थी। वांग टैंग सिर्फ दिव्य मंच पर था। अगर वो इतनी आसानी से स्वर्ग मंच की मौजूदगी को मार सकता है तो यह चमत्कार ही होगा। इसके अलावा ये अराजक जानवर सामान्य सितारा जानवर नहीं थे। उन्हें मारना स्वाभाविक रूप से कठिन था। स्वर्गिक अवस्था, आकाशीय अवस्था और ब्रह्मांड अवस्था की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इस समय वांग टैंग ब्रह्मांड मंच पर आगे बढ़ने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया। यद्यपि ब्रह्मांड चरण और स्वर्ग चरण के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था, फिर भी यह उसके वर्तमान चरण से बेहतर था। अराजक जानवर वांग टैंग पर दहाड़ने लगा। उसने अपने मुंह में एक चमकदार पीली रोशनी का गोला बनाया और उसकी ओर बढ़ा। मास्टर, सावधान रहो। लिटिल व्हाइट ने दौड़कर दर्जनों ब्लड क्रोस को प्रकट किया। वे स्वर्ग मंच अराजक जानवर की ओर बढ़े।
वान टैंग ने पीली रोशनी वाले गोले का सीधे तौर पर विरोध न करने का फैसला किया। पृथ्वी की उत्पत्ति के नियमों की शक्ति उसके अंदर समाहित थी, उसे रोकना मुश्किल था। तुरंत ही वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया, जिससे किरण की आक्रमण सीमा समाप्त हो गई और उसका लक्ष्य चूक गया। देखो मैं अपना अंतिम कदम कैसे उठाता हूँ। वान टैंग कुछ दूरी पर दिखाई दिया और नाक बांध सिकोड़ी। मेरा महान सम्मन कौशल, एलिजाबेथ, मैं तुम्हें चुनता हूँ। धमाका, एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ थी। वो पहले से ही तैयार थी। जब उसने अपने सामने विशाल अराजक जानवर को देखा और उसकी भयानक ताकत को महसूस किया, तो उसे पता चल गया कि क्या करना है। बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी सारी शक्तियों को उन्मुक्त कर दिया। अपने ड्रैगन सींगों के ऊपर प्रकाश की एक पीली किरण इकट्ठी की और उसे अराजक जानवर की ओर फेंक दिया। डार्क ओबेलिस्क ड्रैगन लाइट बीम। अराजक जानवर लिटिल व्हाइट की वजह से विचलित था, इसलिए एलिजाबेथ के अचानक प्रकट होने से वो पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। अराजक जानवर ने तभी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब प्रकाश की किरण एलिजाबेथ के ड्रैगन सींग से निकली। इससे बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। धमाका, डार्क ओबेलिस्क ड्रैगन लाइट बीम ने अराजक जानवर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक हिंसक विस्फोट हुआ। टकराना, अराजक जानवर का विशाल शरीर तुरंत फट गया और अराजक धाराओं की विशाल धाराओं में बदल गया जो सभी दिशाओं में बिखर गईं। यह अब फिर से इकट्ठा होने में असमर्थ था। एक सुनहरा प्रकाश क्षेत्र, जो पहले से कहीं अधिक बड़ा था, अराजक धाराओं से बाहर निकला और अराजकता में भागने का प्रयास करने लगा। यहाँ वापस आओ। वान टैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया। इसने एक अदृश्य पिंजरा बनाया जिसने सुनहरे प्रकाश क्षेत्र को फंसाया और उसे वापस खींच लिया। सुनहरे प्रकाश क्षेत्र ने उन्मत्तापूर्वक संघर्ष किया और वान टैंग ने तुरंत महसूस किया कि एक शक्तिशाली शक्ति उसके आध्यात्मिक पिंजरे से मुक्त होने का प्रयास कर रही है। वान टैंग ने नाक बांध सिकोड़ी। उसने आध्यात्मिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा को मुक्त कर दिया, जिससे आध्यात्मिक पिंजरे को मजबूती मिली। इस बार चाहे सुनहरे प्रकाश क्षेत्र ने कितना भी संघर्ष किया हो, वह वान टैंग की आध्यात्मिक पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। वान टैंग ने प्रसन्नतापूर्वक इसका आंकलन किया। ये सुनहरा प्रकाश क्षेत्र उसके सिर जितना बड़ा था। पहले वाले केवल मुट्ठी के आकार के थे, अंतर बहुत बड़ा था। ये सुनहरा प्रकाश क्षेत्र पिछले 50 सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों के बराबर है। एलिजाबेथ ने सुनहरे प्रकाश क्षेत्र के भीतर निहित ऊर्जा को महसूस किया और अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ कहा, यह सिर्फ मात्रा की बात नहीं है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि अब तुम्हारे अंदर इस सुनहरे प्रकाश क्षेत्र के लिए एक हल्की सी लालसा है? वान टैंग ने एलिजाबेथ की ओर देखा और जब उसने देखा कि उसकी नजर सुनहरे प्रकाश क्षेत्र पर टिकी हुई है तो वह मुस्कुराया। एलिजाबेथ चौंक गई। उसे होश आया और वह आश्चर्य से बोली, ये सच है। इससे पता चलता है कि उच्च स्तरीय अराजक जानवर अधिक शक्तिशाली सुनहरे प्रकाश क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। वान टैंग को लगा जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण खोज की है। ये तो कमाल है। ये सुनहरे प्रकाश के गोले सचमुच दिव्य है। अगर मैं इन्हें खाना जारी रखूं, तो मेरी क्षमता निश्चित रूप से और बढ़ जाएगी, एलिजाबेथ ने उत्साह से कहा। चलो इन सुनहरे प्रकाश क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए जितना संभव हो उतने अराजक जानवरों को मारने की कोशिश करें। हम दोनों को उनकी जरूरत है, वान टैंग ने जवाब दिया। ठीक है। एलिजाबेथ की आत्मा प्रज्वलित हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो स्टेरॉइड पर है। वान टैंग हैरान था। बहुत बढ़िया, कर्मचारियों की प्रेरणा जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक। उसने अपने आसपास का वातावरण देखा और अराजक जानवर द्वारा गिराए गए विशेष बुलबुले को उठा लिया। पृथ्वी की उत्पत्ति 1-2-0 अराजकता की मूल ऊर्जा 800 रिक्त विशेषता 25,000। कुछ विशेषता बुलबुले वान टैंग के शरीर में विलीन हो गए। पृथ्वी की उत्पत्ति, अराजकता की मूल ऊर्जा। एक विचार उनके मन में उभरा और आत्मज्ञान में बदल गया। एक उसके शरीर के प्रत्येक अंग और हड्डी में प्रवाहित हुआ और फिर शून्यता के सागर में विलीन हो गया। जैसा कि स्वर्ग मंच के अराजक जानवर से उम्मीद की जाती है, इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। वान टैंग बहुत खुश था। पहले की तुलना में अब पृथ्वी की उत्पत्ति और अराजकता की उत्पत्ति ऊर्जा विशेषताएं अधिक थीं। उनकी रिक्त विशेषता भी 25,000 अंक तक पहुंच गई थी। शिकार जारी रखो। वान टैंग उत्साहित था। उसने सुनहरे प्रकाश के गोले को अपने पास रखा और लिटिल व्हाइट और एलिजाबेथ के साथ अराजकता में आगे बढ़ गया। वान टैंग और उनके साथी अराजकता में घूमते रहे। अराजक जानवर प्रकट होते और उन पर हमला कर देते, इसलिए उन्हें सक्रिय रूप से उनकी खोज करने की आवश्यकता नहीं थी। ये अराजक जानवर वान टैंग के विशेष बुलबुले और सुनहरे प्रकाश क्षेत्र बन गए। एलिजाबेथ के आसपास होने के कारण स्वर्ग मंच के अराजक जानवर उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। उन्हें मारा जाना तय था। वान टैंग स्वर्ग मंच अराजक जानवरों को मार सकता था, लेकिन यह अधिक परेशानी भरा होगा। उसे एलिजाबेथ के विपरीत अंतिम चालों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। आकाशीय अवस्था और ब्रह्मांड अवस्था के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कम से कम वान टैंग फिलहाल इस अंतर को पाटने में सक्षम नहीं थे। वान टैंग बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर नहीं भटक रहा था।
वो जिस दिशा में जा रहा था वे सभी स्थान ऐसे थे जहां आयामी दरारें मौजूद थीं। इन स्थानों पर उत्पत्ति के नियम प्रकट हुए, जिससे वान टैंग को अधिक विशेषता बुलबुले एकत्र करने में मदद मिली। 3 दिन और बीत गए। यह वान टैंग के अराजक अज्ञात में आने के बाद से 18वां दिन था। उन्होंने अधिक से अधिक स्वर्ग स्तर के अराजक जानवरों को मार डाला और वान टैंग और अन्य लोग अराजकता में और अधिक गहराई तक चले गए। यहाँ और भी अराजक जानवर है। वान टैंग लिटिल व्हाइट की पीठ पर खड़ा था और चारों ओर देख रहा था। दूर की अराजक धाराओं में वो कई स्वर्ग मंच अराजक जानवरों को घूमते हुए देख सकता था। उसने भौहें सिकोड़ी। ये सिर्फ स्वर्ग के मंच पर अराजक जानवर है। मैं अभी भी आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करती हूँ। हालांकि अगर आप ब्रह्मांड के मंच पर अराजक जानवर से मिलते हैं तो ये खतरनाक होगा, एलिजाबेथ ने कुछ सोचने के बाद कहा। इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ब्रह्मांड के किसी अराजक जानवर से भी भिड़ जाते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उससे बच सकता हूँ। वान टैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया। अतीत में उसे यह आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि अंतरिक्ष संरक्षण प्राप्त करने के बाद उसे विश्वास हो गया कि वो ब्रह्मांड के मंच अराजक जानवरों से बच सकता है। ओह, एलिजाबेथ ने आश्चर्य से वान टैंग को देखा। चिंता मत करो, मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, वान टैंग ने जवाब दिया। एलिजाबेथ ने सिर हिलाया और चुप रही। उसे विश्वास था कि वान टैंग बिना किसी कारण के ऐसा नहीं कहेगा। चूंकि उसने ऐसा कहने की हिम्मत की है, इसलिए उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। चल दर, वान टैंग ने अपना हाथ हिलाया और अराजक धाराओं में घुस गया। जैसे ही वे अराजक धाराओं में प्रवेश करते हैं, उनकी उपस्थिति से एक महत्वपूर्ण गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तुरंत पास के स्वर्ग मंच के अराजक जानवर सतर्क हो जाते हैं। वे दहाड़ते हुए उन पर हमला करते हैं। धमाका, एक वज्रपात हुआ। यह एक अत्यंत शक्तिशाली हमला था। यह अराजक जानवर है जिसने बिजली की उत्पत्ति के नियमों को समझ लिया है। वान टैंग आश्चर्यचकित और उत्साहित था। उसने तुरंत बिजली के हमले से बच निकला। एक विशाल वज्र तत्व अराजक जानवर बाईं ओर से आया। उसका शरीर बिजली की ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। बिजली की चमक चकाचौंध करने वाली थी, जो उसकी दुर्जेय शक्ति का संकेत दे रही थी। मास्टर, मुझे ये करने दीजिए, एलिजाबेथ ने कार्य करने के लिए तैयारी की। लेकिन इस समय बिजली अराजक जानवर, ये छोटा सा जीव क्या कर रहा है? वान टैंग और एलिजाबेथ हैरान रह गए। लिटिल व्हाइट को कुछ सेकंड बाद ही एहसास हुआ कि क्या हुआ था। मास्टर, क्या लिटिल लाइटनिंग स्पिरिट ठीक होगी? वान टैंग ने कहा, यह छोटा जीव काफी साहसी है। गर्जन। बिजली से चमकने वाले अराजक जानवर ने गुस्से से दहाड़ लगाई, लेकिन जल्द ही उसकी आवाज में घबराहट की झलक दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक क्षण में ही एक खूंखार बाघ से एक बड़ी बिल्ली में तब्दील हो गया हो और उसकी नियति उसकी गर्दन से मजबूती से चिपकी हुई हो। शुरू में वान टैंग लाइटनिंग स्पिरिट की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, लेकिन अब उसका चेहरा अजीब हो गया। क्या ये छोटा सा जीव लाइटनिंग क्योटिक बीस्ट के पेट के अंदर हंगामा मचा रहा है? एलिजाबेथ ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा लगता है कि लाइटनिंग स्पिरिट लाइटनिंग क्योटिक बीस्ट का अभिशाप है। वान टैंग मुस्कुराया। गर्जन। अचानक बिजली के अराजक जानवर गुस्से में दहाड़ने लगे। उनका विशाल शरीर अराजक धाराओं के बीच बेतहाशा हिल रहा था। उसके चारों ओर बिजली की चिंगारियां चमक उठी, मानो वो फटने वाली हो। यहां तक कि उसने अपने विशाल पंजों से उसके पेट को भी नोच डाला और सीधे उसके शरीर को छेद दिया, मानो वो अंदर से कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यदि यह मांस और रक्त वाला कोई वास्तविक तारा जानवर होता तो निस्संदेह ये भयानक और डरावना होता। शुक्र है ये सिर्फ एक अराजक जानवर था, फिर भी यह अभी भी भयानक और परेशान करने वाला प्रतीत होता था। वान टेंग और एलिजाबेथ ने एक दूसरे को देखा और बिजली के अराजक जानवर की दहाड़ में डर की झलक महसूस की। यह स्थिति वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे थी। बिजली आत्मा ने क्या किया था? गर्जन। अस्त व्यस्त धाराओं के बीच एक सुनहरा प्रकाश गोला चमक उठा। वान टैंग को अचानक एक विचार आया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सुनहरे प्रकाश के गोले को पकड़ लिया। उसने उसे अपने भक्षण स्थान में रख लिया। चीख चीख। बिजली आत्मा ने वान टेंग पर दयनीय रूप से रोना शुरू कर दिया। धैर्य रखो, मैं इसे पहले तुम्हारे लिए रख लूंगा और तुम इसे बाद में ले सकते हो, वान टेंग ने अपरिवर्तित भाव के साथ आश्वस्त किया। बिजली आत्मा। एलिजाबेथ, लिटिल व्हाइट, यह वाक्य इतना परिचित क्यों लगता है? खांसी, जल्दी करो और अराजक जानवरों को मार डालो, वान टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। एलिजाबेथ ने अपने ड्रैगन सींगों से प्रकाश की किरणें छोड़ी और शेष स्वर्ग मंच अराजक जानवरों को तेजी से नष्ट कर दिया। वान टेंग ने विशेषता बुलबुले और सुनहरे प्रकाश गोले उठाए। मास्टर, आगे एक हिमखंड है, आधे दिन बाद एलिजाबेथ ने अचानक कहा। आइसबर्ग। वान टैंग दंग रह गया। उसने एलिजाबेथ की निगाह का अनुसरण किया और देखा। वो कुछ दूरी पर था, इसलिए वो स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। एलिजाबेथ एक ब्रह्मांडीय मंचीय उपस्थिति थी, इसलिए वो उससे भी आगे तक देख सकती थी। वान टैंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया।
जहां भी उसकी नजर पड़ी उसे वाकई हिमखंडों का विशाल विस्तार दिखाई दिया। पिछले कुछ दिनों में उसे अराजक अज्ञात क्षेत्र में कुछ बिखरे हुए पत्थरों के ढेर मिले, लेकिन बस इतना ही, उसे कोई अन्य ठोस वस्तु नहीं मिली। अराजकता में सभी चीजें कायापलट से गुजरती हैं और सिद्धांततः कुछ भी अस्तित्व में आ सकता है। हालांकि पारगमन द्वीप के 3000 किलोमीटर के भीतर ऐसी घटनाएं दुर्लभ थीं। विशेषकर ऐसे विशिष्ट भूभाग का अस्तित्व। इस बार उनके सामने कुछ बिखरे हुए पत्थर या जमीन के छोटे छोटे टुकड़े नहीं थे, बल्कि हिमखंडों का एक विशाल विस्तार था। आओ देख लें। वान टैन की आंखें चमक उठी। उन्होंने उस दिशा में अराजकता की मूल ऊर्जा के कई उतार चढ़ाव देखे। इससे अराजक जानवरों की उपस्थिति का संकेत मिलता है। संभवतः उनमें से कुछ ने बर्फ की उत्पत्ति में महारत हासिल कर ली थी। मैं समझ गया। वान टैंग ने सिर हिलाया। उनके और हिमखंडों के बीच अभी भी कुछ दूरी थी। सौभाग्य से वे काफी तेज थे और कुछ समय की यात्रा के बाद हिमखंडों तक पहुंचने में कामयाब रहे। वो हिमखंड के जितना करीब जाता, उसे उतना ही अधिक ठंड महसूस होती। यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, यहां तक कि अराजकता की मूल ऊर्जा भी धुंधले क्रिस्टल में जम गई थी। ये जगह वाकई अद्भुत है, एलिजाबेथ ने टिप्पणी की और उसने लापरवाही से एक बर्फ का क्रिस्टल उठाया। उसकी नजरें विस्मय से भर गईं। वास्तव में ये संभवतः अराजकता के बीच चमत्कारों में से एक है, वान टेंग ने उत्तर दिया। इन बर्फ के क्रिस्टल में अराजक ऊर्जा की प्रचुर मात्रा है। क्या हम इन्हें बाद में इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं? एलिजाबेथ ने अपने हाथ में बर्फ के क्रिस्टल को महसूस करते हुए झिझकते हुए पूछा। वांग टेंग ने जवाब दिया, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें बेहद कम तापमान पर रखना होगा। उसने एक बर्फ के क्रिस्टल को पकड़ा और उसे महसूस किया। क्या ये बर्फ के क्रिस्टल गैस तत्व क्रिस्टल के समान है? एलिजाबेथ ने पूछा। यह एक ही बात नहीं है। ये सिर्फ अराजकता की जमी हुई मूल ऊर्जा है, जबकि अराजकता तत्व क्रिस्टल एक विशेष विकास प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित उच्च घनत्व वाले अराजक ऊर्जा क्रिस्टल हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और समझाया, ऊर्जा बर्फ क्रिस्टल का ये विशाल विस्तार केवल एक हथेली के आकार के अराजकता तत्व क्रिस्टल के बराबर हो सकता है। उसने वास्तविक गैस तत्व क्रिस्टल नहीं देखे थे, लेकिन वह उनसे परिचित था। एलिजाबेथ ने गहरी सोच में सिर हिलाया। वह ऊर्जा बर्फ क्रिस्टल को फेंक देना चाहती थी, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं तो इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और अपने चारों ओर के सभी ऊर्जा बर्फ क्रिस्टल एकत्र किए। इस समय आध्यात्मिक शक्ति का लाभ देखा जा सकता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति के बिना कौन जानता था कि इन क्रिस्टलों को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। ये समय की बर्बादी होगी। एक पल में वांग टेंग ने सभी बर्फ के क्रिस्टल उठा लिए, एक भी नहीं बचा। एलिजाबेथ, मेरे लिए रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वांग टेंग मौके पर ही गायब हो गया। उसने ऊर्जा बर्फ के क्रिस्टल को अपने डेवोर स्पेस में रखा और उन्हें पिघलने से रोकने के लिए नेदर फ्रॉस्ट का इस्तेमाल किया। हो गया। फिर वो फिर से बाहरी दुनिया में प्रकट हुआ। कुछ ही सांसों में सब कुछ हो गया। एलिजाबेथ अचंभित थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। कुछ समय बाद वे एक हिमखंड पर उतरे। वांग टेंग ने बर्फ पर कदम रखा और आह भरते हुए कहा, इतने लंबे समय तक अराजकता में भटकने के बाद ये पहली बार है जब मैंने ठोस जमीन पर पैर रखा है। मास्टर, हम बहुत बड़े हैं, हमारे लिए यहाँ घूमना सुविधाजनक नहीं है, एलिजाबेथ ने कहा। वांग टेंग ने कहा, पहले डेवोर स्पेस पर वापस जाओ। वैसे भी उन्हें बुलाना बस एक पल का काम था, और अगर उन्हें कोई खतरा होता तो वह अपने दुश्मन को चौंका कर पकड़ सकता था। ठीक है, लिटिल व्हाइट और एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। एक व्यापक इशारे के साथ वांग टेंग ने उन सभी को अपने भक्षण स्थान में खींच लिया और केवल खुद को बर्फीली जमीन पर खड़ा छोड़ दिया। उसने चारों ओर देखा, एक दिशा पाई और बिजली की गति से उस ओर दौड़ा। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय कर दिया था ताकि वांग टेंग अपने आसपास की चीजों पर नजर रख सके और खुद को किसी खतरे से बचा सके। अपनी असली आंख से वांग टेंग कुछ ऊर्जा प्रतिक्रियाएं देख सकता था, इसलिए वो लक्ष्यहीन यात्रा नहीं कर रहा था। कुछ समय बाद वांग टेंग कुछ हिमखंडों के पास से गुजरा। वो बर्फ के अंतहीन विस्तार से घिरा हुआ था, एक विशाल सफेद मैदान जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वांग टेंग ने कुछ असामान्य देखा। ये है, उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी और वह तेजी से आगे की ओर भागा। कुछ ही देर में उसे बर्फ के मैदान में फैली एक बहुत बड़ी बर्फ की दरार दिखी, जिसके नीचे का अंधेरा एक बड़े निशान की तरह काला था। दूर से देखने पर बर्फ की दरार अदृश्य दिखाई देती थी। हालांकि वांग टेंग की असली आंख में पास में एक हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव था। ये बेहद स्पष्ट था। यही कारण था कि वह इस स्थान को लगभग तुरंत ढूंढने में सक्षम हो गया। मुझे आश्चर्य है कि नीचे क्या है, वांग टेंग हैरान था। उतार चढ़ाव जितना अधिक तीव्र होगा, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि उसके नीचे कुछ खजाने या मूल्यवान वस्तुएं हो सकती हैं। वांग टेंग को तुरंत उस अराजक निषिद्ध भूमि का ख्याल आया जिसका उल्लेख गाइड ने पहले किया था।
ये कुछ हद तक समान दिखता है, लेकिन बिल्कुल समान नहीं है। आखिरकार बाहर से देखने पर यह खतरनाक नहीं लगता था। दुर्भाग्यवश बर्फ की दरार के नीचे ऊर्जा का व्यवधान था, इसलिए अपनी वास्तविक आंख से भी वो यह नहीं देख पाया कि नीचे क्या है। जहां तक खतरे की बात है तो यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप सिर्फ देखकर आसानी से समझ सकें। कुछ खतरे तभी अपना असली रूप दिखाते हैं जब उन्हें ट्रिगर किया जाता है। कुछ संकेतों को पहले से ही भांप लेना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। यही कारण था कि वांग टैंग दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे नीचे जाना चाहिए या नहीं। इस समय वो भौचक्का रह गया। यहाँ कोई है। वांग टैंग ने दूर तक देखा और तुरंत ही गायब हो गया। वो छिपा हुआ था। दूर से प्रकाश की कुछ किरणें आईं और बर्फ की दरार के आसपास उतरी। बर्फ की दरार के एक कोने में 5 पुरुष और महिलाएं खड़े थे, एक दूसरे से न बहुत पास न बहुत दूर। वे दरार में नीचे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। बी याओ, क्या यह वही निषिद्ध भूमि है जो तुम्हें मिली है? लंबे पीले बालों वाली एक सुंदर महिला ने पास ही खड़े एक सुंदर युवक से पूछा। यह सही है। कुछ अराजक जानवरों ने मेरा पीछा किया और गलती से इस जगह में प्रवेश कर गया। इस तरह मुझे ये बर्फ की दरार मिली। मैं खुद जांच करने के लिए नीचे गया था, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। यह एक निषिद्ध भूमि होनी चाहिए। बी याओ नामक सुंदर युवक ने शांति से सिर हिलाया। क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि तुम्हें भी यकीन नहीं है। यह वह नहीं है जो तुमने आने से पहले कहा था। एक और मजबूत युवक जिसकी पीठ के पीछे एक लंबा भाला था, उसने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें मोड़ ली और भौहें सिकोड़ ली। चूंकि हम सब यहाँ हैं, इसलिए मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि यह निषिद्ध भूमि है या नहीं, लेकिन नीचे निश्चित रूप से खजाने हैं, बी याओ ने गंभीरता से कहा। इसके अलावा इसे निषिद्ध भूमि मानने में कोई बुराई नहीं है। हमें इस जगह पर उसी सावधानी से जाना चाहिए जैसे हम किसी भी निषिद्ध भूमि पर जाते हैं। बी याओ सही कह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह निषिद्ध भूमि है या नहीं। चाहे यह निषिद्ध स्थान हो या नहीं, हम सभी को सावधान रहना चाहिए। चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए हमें ये पता लगाना चाहिए कि नीचे क्या है। अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी उठाए एक अन्य युवक ने कहा। यह एप्रेस का एक मार्शल योद्धा था। उसकी भुजाएं मोटी और लंबी थीं, यहाँ तक कि वांग टैंग ने पहले जो भी एप्रेस देखी थी उससे भी ज्यादा लंबी। उसका पूरा शरीर शुद्ध सफेद फर से ढका हुआ था, बिना किसी मिश्रित रंग के। वो थोड़ा सुंदर लग रहा था। यह एक सुंदर वानर था। मैं लिटिल क्वान क्वान की बात सुनूंगी। गुलाबी युद्ध कवच पहने एक छोटी सी महिला ने कहा, जिसके मुंह में लॉलीपॉप था। उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। टोंगएन, मुझे छोटा क्वान क्वान मत कहो। आखिरी युवक, जो लंबा और सुंदर था, गुस्से से बोला। वो स्पष्ट रूप से दुखी था। नहीं, मैं तुम्हें लिटिल क्वान 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 कहना चाहता हूँ, टोंगएन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, झगड़ा बंद करो। पीले बालों वाली महिला ने छोटी सी महिला को अवाक होकर देखा। बी याओ, आगे चलो। बी याओ ने दूसरों की ओर देखा। चूंकि वेइना ने ऐसा कहा है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एप रेस के युवक ने कंधे उचका दिए। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, अपने पीछे एक लंबा भाला लिए हुए बलिष्ठ युवक ने कहा। दूसरा युवक और छोटी सी महिला, टोंगएन, चुप रहे। मेरे पीछे आओ। बी याओ ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और काली बर्फ की दरार में छलांग लगा दी। बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। पीले बालों वाली महिला सबसे पीछे थी। बर्फ की दरार में कूदने से पहले उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने चारों ओर नजर घुमाई कि कोई नहीं है। पूरा बर्फ का मैदान शांत हो गया। थोड़ी देर बाद स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिए और एक आकृति धीरे धीरे उभरी। क्या यह निषिद्ध भूमि है? एक आवाज हवा में गूंजी और वह आकृति बिना किसी निशान के फिर से गायब हो गई। एक अंतहीन ठंड छा गई, जिसने सब कुछ बर्फीली बर्फ से ढक दिया। वांग टेंग ने अपनी आकृति को छिपाया और शून्यता और वास्तविकता के बीच घूमता रहा। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव भी छिपा हुआ था, जिससे बाहरी लोगों के लिए कुछ भी पता लगाना मुश्किल हो गया था। यह वांग टैंग का स्पेस कंसीलमेंट का पहला प्रयोग था। यह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी लगा। उसने खुद को दरारों में छिपा लिया, फिर भी वो वास्तविकता में सब कुछ इतनी स्पष्टता से देख सकता था जैसे कि वो वहां मौजूद हो। यहाँ तक कि संवेदनाएं भी वास्तविकता से अलग नहीं लग रही थी। ठंड का एहसास उसके शरीर पर हावी हो गया। सौभाग्य से उसकी शारीरिक शक्ति उसे झेलने के लिए पर्याप्त थी। बर्फ की परत टूटकर नीचे की ओर फैल गई। वांग टैंग सावधानी से आगे बढ़ा और धीरे धीरे नीचे की ओर तैरने लगा। कुछ देर बाद जब वह नीचे उतरा और अपने आसपास का नजारा देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। बर्फ की दरार के नीचे बर्फ के क्रिस्टल से भरा एक विशाल स्थान था जो चमकती हुई चमक बिखेर रहा था। इसने बर्फ और हिम की एक शानदार और लुभावनी दुनिया बनाई। अराजकता की मूल ऊर्जा द्वारा निर्मित एक और बर्फ का क्रिस्टल। जैसे ही वांग टैंग ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। बाहर की तुलना में अराजकता की मूल ऊर्जा द्वारा निर्मित बर्फ के क्रिस्टल बहुत अधिक थे। हालांकि वांग टैंग ने अपनी उपस्थिति का पता दूसरों को लगने से बचाने के लिए न तो वहां रुका और न ही बर्फ के किसी क्रिस्टल को छुआ।
यह ऐसा करने का समय नहीं था। वो दूसरों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता रहा। ये अकादमी के वरिष्ठ खिलाड़ी होने चाहिए। वे सभी स्वर्ग के स्तर पर हैं, लेकिन मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि उनमें से कुछ अपनी योग्यता छिपा रहे होंगे। हालांकि संभावना कम है, वांग टैंग ने खुद से सोचा, खुद को सतर्क रहने की याद दिलाते हुए। ये सभी सीनियर्स अकादमी द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे। वे निश्चित रूप से शक्तिशाली होंगे। यद्यपि अकादमी में ऐसे नियम थे जो छात्रों को एक दूसरे की हत्या करने से रोकते थे, लेकिन कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि खजाने के सामने आने पर सभी लोग विवेकशील बने रहेंगे। इसके अलावा वो अकेला था, जबकि टीम में 5 लोग थे। वो स्पष्ट रूप से नुकसान में था। बेशक अगर कोई विकल्प नहीं था तो वो एलिजाबेथ को बुला सकता था। यह इन 5 मार्शल योद्धाओं को हराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या दूसरे पक्ष के साथ कोई दुर्भावना उत्पन्न होगी, जब पर्याप्त लाभ सामने आ जाए तो सब कुछ महत्वहीन हो जाता है। खजाने योग्य लोगों के थे। बी याओ और बाकी लोग धीरे धीरे चल रहे थे, इसलिए वान टैंग ने जल्दी से उनका पीछा किया। वो चुपचाप छाया से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वान टैंग छिपने में कुशल था। आगे जाकर बी याओ और बाकी लोग रुक गए। वे बहुत सावधान थे, लेकिन फिर भी एक दुर्घटना घटी। खूबसूरत नौजवान जो छोटी सी टोंगेन के साथ चल रहा था, उसके पैर अचानक जम गए। बर्फीली ठंड तेजी से फैल गई। कुछ ही समय में उसकी जांघों और घुटनों तक पहुंच गई। छोटे क्वान क्वान, क्या हुआ? टोंगेन ने आश्चर्य से कहा और प्रभावित होने से बचने के लिए एक कदम पीछे हट गया। किन क्वान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने अपने शरीर में मौजूद जल शक्ति को अपने जमे हुए पैरों पर लगा दिया। उसने बर्फ को बलपूर्वक तोड़ने का प्रयास किया। जल बल स्वाभाविक रूप से बर्फ का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन इसका उपयोग कभी कभी हमले को तोड़ने के लिए किया जा सकता था। हिलना मत, बी याओ चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! बर्फ की परत के नीचे एक विस्फोट हुआ। खून ने तुरंत बर्फीली सतह को लाल कर दिया। किन क्वान न केवल अपने पैरों के आसपास की बर्फ तोड़ने में विफल रहा, बल्कि इस प्रक्रिया में उसके पैर भी घायल हो गए। वो दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बन गईं। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में उनका भौतिक शरीर कमजोर नहीं था। हालांकि उनके शरीर के भीतर से बल का विस्फोट हुआ। कोई भी उस भयानक दर्द की कल्पना कर सकता है। क्या हो रहा है? पीले बालों वाली महिला और अन्य लोग चौंक गए। छोटी क्वान क्वान, टोंगेन के हाव भाव थोड़े बदल गए और इस बार वो सचमुच घबराने लगी थी। उसका चंचल व्यवहार गायब हो गया। बी याओ, आखिर क्या हो रहा है? किन क्वान का चेहरा और भी बदसूरत हो गया जब वो बी याओ के बोलने का इंतजार कर रहा था। यही वो खतरा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। बी याओ ने चारों ओर नजर घुमाई और गंभीर स्वर में कहा, बी याओ, तुम क्या जानती हो? जल्दी से बोलो। अगर तुम कुछ छिपाती रहोगी तो हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। हमारे सहयोग का क्या मतलब है? वेई ना ने सख्ती से कहा। ठीक है, मेरा तुमसे कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था। सच तो यह है कि मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। क्या मैंने तुम्हें आते ही इस बारे में नहीं बताया था? बी याओ ने असहाय भाव से कंधे उचका दिए। किन क्वान बहुत अधीर था। उसने मेरे चेतावनी देने से पहले ही काम कर दिया। अरे, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? बर्फ लगभग मेरी जांघों तक पहुंच गई है। इससे निपटने के लिए जल्दी से कुछ करो। किन क्वान का चेहरा हरा हो गया जब उसने देखा कि उसके नीचे की बर्फ उसके महत्वपूर्ण अंत तक फैल रही है। ठंड की एक लहर ने उसे घेर लिया। उसके गुप्तांग लगभग जम गए। वो बेकाबू होकर कांपने लगा। अगर वह हिस्सा जम गया तो अच्छा नहीं लगेगा। यदि वे ठंड के कारण घायल हो गए तो ये जीवन भर के लिए चोटिल हो जाएगा। स्थिति की गंभीरता से अवगत होने के बावजूद किन क्वान की वर्तमान दुर्दशा को देखकर अन्य लोगों को अभी भी अजीब महसूस हो रहा था। खांसी, यह एक आपातकालीन स्थिति है। बी याओ, अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता हो तो बर्फ तोड़ने में उसकी मदद करो। वेई ना ने अजीब तरह से खांसी। ये सरल है। टोंगेन, युआन बाई, आप दोनों अग्नि शक्ति की साधना करें। इसका उपयोग बाहर से बर्फ को गर्म करने के लिए करें और यह पिघल जाएगी, बी याओ ने सुझाव दिया। ठीक है। टोंगेन ने तुरंत सिर हिलाया। उसने आवाज लगाई, छोटी बाई बाई, आओ और मदद करो। युआन बाई ने उपनाम सुनकर आंखें घुमाईं, लेकिन वो चुप रहा। किन क्वान को बचाना प्राथमिकता थी। वे दोनों किन क्वान के सामने चले गए और नीचे बैठ गए। उन्होंने अपनी अग्नि शक्ति छोड़ी और जलने लगे। प्रत्येक ने अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित किया, अपने अंगों पर बर्फ पिघलाने के लिए अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग किया। चलो शीर्ष से शुरू करते हैं। शीर्ष अधिक महत्वपूर्ण है, किन क्वान ने कहा। युआन बाई और टोंगेन के हाव भाव अजीब हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके निर्देशों का पालन किया। सावधान, टोंगेन, तुम कहां जल रहे हो? किन क्वान ने अचानक दर्द से कराहते हुए सांस ली। चुप रहो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी मांगें हैं। सावधान रहो, मैं नौकरी छोड़ सकता हूं। टोंगेन ने उसे चिढ़कर डांटा।
किन क्वान ने अपने होंठ हिलाए लेकिन वो अंत में चुप रहा। हालांकि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। ये दर्शाता है कि वो काफी असहज था। पफ, वेई ना जोर से हंस पड़ी। किन क्वान, अब तुम जानते हो कि तुम्हें महिलाओं को अपमानित नहीं करना चाहिए, है ना? अपनी पीठ पर एक लंबा भाला लेकर चलने वाला युवक हंसा। पिल्डर, घमंड करना बंद करो। हमें नहीं पता कि यह बर्फ कहाँ से आई है। हो सकता है कि अगली बार तुम ही प्रभावित हो। किन क्वान ने ठंडी सांस के साथ जवाब दिया और अपनी पीठ पर लंबे भाले वाले युवक को घूरते हुए कहा। पिल्डर के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने डर के मारे किन क्वान के पैरों पर जमी बर्फ की तरफ देखा। बी याओ, कुछ ठीक नहीं है। बर्फ पिघलने का कोई संकेत नहीं दिखा रही है। युआन बाई ने अचानक हैरानी से पूछा। क्या? बी याओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वो जल्दी से नीचे बैठ गया और किन क्वान के पैर पर बर्फ को देखा। उसे बेचैनी की भावना बढ़ती हुई महसूस हुई। ये कैसे हो सकता है? मैंने पिछली बार बर्फ पिघलाने के लिए अग्निबल का इस्तेमाल किया था। अरे, क्या तुम ज्यादा भरोसेमंद हो सकते हो? किन क्वान ने डांटा। चुप रहो, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। बी याओ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में तरह तरह की छवियां कौंधने लगीं। जल्दी करो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो शरीर का निचला आधा हिस्सा अपंग हो सकता है। किन क्वान अब और इंतजार नहीं कर सका और बेचैनी से बोला। उसे जल्दी मत करो, बर्फ को अस्थायी रूप से फैलना बंद हो जाना चाहिए क्योंकि हम इसे गर्म करने के लिए अग्निबल का उपयोग कर रहे हैं, वेई ना ने जल्दी से आश्वस्त किया। अरे, बहन, वेई ना सही कह रही है। बर्फ पिघली नहीं है, लेकिन अब फैल भी नहीं रही है। टोंग एन की आंखें चमक उठी। नीचे से शुरू करो, जल्दी करो, नीचे से शुरू करो। बी याओ ने अपनी आंखें खोली और कहा। नीचे से शुरू करो, तुम मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? अगर यह काम नहीं करता है तो उसके उसके शरीर का निचला हिस्सा घायल हो सकता है। युआन बाई ने किन क्वान के पैरों के बीच नजर डाली। मुझे नहीं पता, मैंने नीचे से शुरू किया और बर्फ पिघला दी, बी याओ ने कहा। चलो करते हैं, बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। किन क्वान आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। ठीक है। युआन बाई ने सिर हिलाया और टोंगेन के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। उन दोनों ने एक साथ अपनी लपटें जलाईं, किन क्वान के पैरों से शुरू करके और धीरे धीरे बर्फ को पिघलाने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते हुए। दरार, अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। वास्तव में बी याओ प्रसन्न था। किन क्वान और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। युआन बाई और टोंग एन को सकारात्मक परिणाम दिखे और उन्होंने तुरंत अपनी अग्नि शक्ति बढ़ा दी। लपटें और भी तेज हो गईं। किन क्वान के पैरों पर जमी बर्फ तेजी से पिघली और अंततः पानी का एक गड्ढा बन गया जो उसके पैरों के नीचे फैल गया। हालांकि कम तापमान ने पानी को जल्दी से जमा दिया, जिससे सतह पर लाल बर्फ की एक परत बन गई। आउच! किन क्वान को अपने पैर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने जल्दी से कुछ दवाई निकाली और अपने पैर पर लगाई। घाव जल्दी से ठीक हो गया। सौभाग्य से ये केवल मामूली चोट थी और बहुत गंभीर नहीं थी, अन्यथा स्थिति और भी अधिक परेशानी वाली हो सकती थी। चूंकि वे दोनों एक साथ खजाने की खोज में थे, इसलिए वो दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। शुरुआत में बहुत ज्यादा बेचैन होना भी उसकी गलती है। उसने जबरदस्ती बर्फ की परत को तोड़ने की कोशिश की और इसी वजह से उसे चोट लग गई। क्या आप ठीक हैं? वेइना ने पूछा। मैं ठीक हूँ। किन क्वान ने अपना सिर हिलाया और जमीन को देखने के लिए नीचे बैठ गया। अभी अभी उसके पैर क्यों जम गए थे? अन्य लोग भी नीचे बैठ गए और जमीन पर जमी बर्फ की परत का अध्ययन करने लगे। किन क्वान, आपके पैर जमने से पहले क्या आपको कुछ महसूस हुआ था? बी याओ की आंखें चमक उठी जब उसने पूछा। मुझे लगा कि मेरे पैरों में एक चुभने वाली ठंडक चुभ रही है और फिर वे जम गए। किन क्वान ने उसकी ओर देखा और उस समय जो अनुभूति हुई थी उसे याद किया। उसने कुछ भी नहीं छिपाया और बस सच बोल दिया। पिछली बार भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। बी याओ ने सिर हिलाया। आपको क्यों लगता है कि बर्फ पिघलाने के लिए हमें नीचे से शुरुआत करनी होगी? वेइना ने सोचा। ये संभव है कि वो चीज जिसने किन क्वान के पैरों को जमा दिया था कहीं नीचे हो, शायद जमीन पर हो या उसके पैरों से चिपकी हो। इसका उससे सीधा संपर्क है, इसलिए इसे गर्म करने के बाद वो अदृश्य चीज या तो पीछे हट गई या मर गई। स्रोत कट गया है और बर्फ स्वाभाविक रूप से पिघल गई है, बाई युआन ने सोचा और कहा। हाँ, यह वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। बी याओ ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन यह क्या है? मैंने इसे क्यों नहीं खोजा? आप एक बार जम गए थे, आप कैसे बच गए? मुझे याद है कि आप अग्नि तत्व मार्शल योद्धा नहीं है ना? क्या उस समय आपके साथ अन्य साथी भी थे? वेइना ने अचानक बी याओ की ओर मुड़कर शांति से पूछा। बी याओ क्षण भर के लिए चुप हो गए और फिर आह भरते हुए बोले, अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उनका पूरा शरीर जम गया था और मैं उन्हें समय पर नहीं बचा सका, केवल मैं ही भागने में कामयाब रहा। वो मर चुका है। सभी लोग भयभीत हो गए। वो क्यों मरा? क्योंकि वो अग्नि तत्व योद्धा था। तो क्या वो खुद को नहीं बचा सका? वेइना ने अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला। ये बहुत जल्दी हुआ।
वो एक पल में ही स्तब्ध हो गया और उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। बी याओ ने युआन बाई और तुंग एन को देखा। इसीलिए मैंने आप दोनों अग्नि तत्व मार्शल योद्धाओं की तलाश की। मुझे उम्मीद है कि अगर हम ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को तुरंत बचा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है। क्या निषिद्ध भूमि इतनी खतरनाक होती है? सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि मुझे पता था कि किसी निश्चित स्थान में प्रवेश करना अत्यंत खतरनाक होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना रहस्यमय होगा। ये किसी को बिना किसी ध्वनि या निशान के जमा सकता है। हमें यह भी नहीं पता कि ऐसा किस कारण से हुआ। बी याओ ने पीछे हटने के संकेत देते हुए कहा। अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बी याओ ने शांति से कहा। उसने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। युआन बाई ने कहा, मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ। अगर मैं जाकर नहीं देखूंगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। यह मेरा पहली बार निषिद्ध क्षेत्र में जाना है। अगर मैं इसे न देखूं तो यह अफसोस की बात होगी। वे ना मुस्कुराए। ठीक है, चूंकि तुम पागल होना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हमारे साथ अकादमी में प्रवेश करने वाली कई प्रतिभाएं पहले से ही हमसे आगे हैं। यदि हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो हम जल्द या बाद में पीछे रह जाएंगे। किन क्वान ने अपने दांत पीसते हुए दृढ़ निश्चयी नजर से कहा। मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है। टोंग एन ने फिर से वही खुशमिजाज और मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लिया। तुम लोग सच में पागल हो। पिल्डर का चेहरा उदास हो गया। अंत में उसने आह भरी और कहा, कोई बात नहीं, अगर मैं अकेला वापस गया तो मैं काय लगूंगा। चिंता मत करो, जीवन और मृत्यु के सामने कोई भी तुम्हें काय नहीं कहेगा। वी याओ ने कहा, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। चलो, मैं इतना डरपोक नहीं हूँ, पिल्डर ने गुस्से से कहा। सब लोग इस जगह को देखो, ये थोड़ी अलग लगती है। वेइना ने अचानक जमीन की ओर इशारा करते हुए कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा। अलग। सभी ने जल्दी से देखा। फिर उन्होंने भौहें सिकोड़ी। कोई अंतर नहीं लगता, मैं नहीं बता सकता। वेइना, तुम क्या देखते हो? वी याओ ने जल्दी से पूछा। यहाँ ध्यान से देखो। वेइना ने एक स्थान की ओर इशारा करते हुए गंभीर भाव से कहा, क्या तुम्हें वो बहुत पतली रेखा दिखाई दे रही है? एक लाइन। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन वे उस दिशा में घूरते रहे जिस ओर वो इशारा कर रही थी, अपनी आंखें चौड़ी करके। धीरे धीरे सभी को समझ में आ गया कि यह क्या है। ये खून से सनी बर्फ की परत के भीतर जमे हुए एक बेहद पतले धागे जैसा लग रहा था। यदि बर्फ की परत पर खून के धब्बे न होते तो शायद वे इस पतले धागे को देख ही नहीं पाते। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक पतली रेखा है। सभी के सिर में झुनझुनी महसूस हुई और उन्होंने झिझकते हुए कहा, क्या इस चीज ने अभी अभी मेरे पैर को जकड़ लिया है? किन क्वान ने पूछा। ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमें किसी भी विसंगति से सावधान रहना चाहिए। वेइना ने भौहें सिकोड़ ली। कभी कभी सबसे कम संभावित उत्तर ही सबसे संभावित उत्तर होता है, बी याओ ने विचारपूर्वक कहा। युआन बाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यदि अपराधी यह पतला धागा है तो हम वास्तव में रक्षाहीन हैं। वे सभी स्वर्ग के योद्धा थे जिनकी दृष्टि सामान्य लोगों से कहीं बेहतर थी। फिर भी उनमें से किसी ने भी इस पतले धागे के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। इससे पता चलता है कि यह कितना छोटा होगा। सबसे भयावह खतरे वे थे जिन्हें आप देख नहीं सकते थे। सभी लोग चुप हो गए। इस चीज को आग से डरना चाहिए। हम रास्ता तलाशने के लिए लपटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी याओ ने उसकी ठुड्डी को छुआ और कहा, यह एक अच्छा विचार है। कुछ सेकंड के लिए सभी लोग अचंभित रह गए, फिर होश में आए। उनका उत्साह बढ़ा। कमजोरी होने से चीजें आसान हो जाती है। कुछ देर चर्चा करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। इस बार उन्होंने खुद को अग्नि बल में लपेट लिया, अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बना ली ताकि उस पतले धागे से किसी भी हमले को अलग रखा जा सके। ये सोचना कि वे इसे पहचान सकते हैं, मुझे लगा कि वे इसे पूरी तरह से चूक सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने अकादमी में वरिष्ठों को कम करके आंका। वांग टैंग अंतरिक्ष से उभरा, अपने आसपास की छोटी छोटी उपस्थिति और ऊपर तैरते हुए विशेषता बुलबुले पर नजर डाली। अब उन्हें उठाने का समय आ गया है। नक्षत्र बल बर्फ तारांकन 500। बर्फ धागा सुई 100 रिक्त विशेषता 500। बर्फ धागा सुई। बर्फ नेमेटोड का हमला करने का हुनर डरावना है लेकिन उपयोगी है। वांग टैंग के मन में इस हुनर के बारे में एक एहसास था। जानकारी को पचाने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बर्फ धागा सुई 100/1000 फाउंडेशन। यह निस्संदेह एक शक्तिशाली कौशल था। स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा बर्फ के धागे की सुई से घायल हो गया और लगभग जम गया। यदि वो समय रहते मुक्त नहीं होता तो इस हमले में उसकी मृत्यु हो सकती थी। वांग टैंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि बर्फ धागा सुई एक ऐसा कौशल था जो घात लगाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था तथा उनकी शैली के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। इन बर्फीले निमेटोड से निपटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास मेरी असली आंख और दिव्य लपटें हैं। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग टैंग मुस्कुराया। उसकी आकृति एक बार फिर गायब हो गई और वो आगे के 5 लोगों के साथ आ गया।
धमाका! अचानक सामने एक विस्फोट हुआ और भयंकर युद्ध छिड़ गया। वान टेंग ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि चारों तरफ रंग बिरंगी लपटें फैल रही हैं। अपनी असली आंख से उसने बर्फ की परत से सुइयों की तरह कई छोटे छोटे कीड़े निकलते देखे। उनका लक्ष्य 5 योद्धा थे। उन 5 लोगों में से 2 को पहले ही चोट लग चुकी थी। उनके शरीर के कुछ हिस्से बर्फ से ढके हुए थे। सौभाग्य से उन्हें कोई जान का खतरा नहीं था। उनमें से एक का नाम पिल्डर था, दूसरा था किन क्वान। यह सही है, उसे फिर से चोट लगी। इस बार उसका पेट जम गया था। बर्फ ऊपर नीचे फैलने लगी और खतरनाक रूप से उसके गुप्तांग के पास पहुंच गई। वो लगभग टूट गया था। उसका चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया था। युआन बाई और टोंगएन, 2 अग्नि तत्व मार्शल योद्धाओं ने अपनी ओर सुई की तरह बढ़ते बर्फ नेमेटोड्स का प्रतिरोध करने के लिए उग्रतापूर्वक अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग किया। बर्फीले नेमेटोड की मौजूदगी का पता चलने के बाद वे बहुत सावधान थे। यही वजह थी कि उनमें से केवल 2 ही इसकी चपेट में आए, अन्यथा वे सभी 5 यहीं मर सकते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ 100 मीटर चलने के बाद उन्हें बर्फीले नेमेटोड्स का एक झुंड मिल जाएगा। संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे खुद को एक गंभीर स्थिति में पा गए। युआन बाई, टोंगएन, क्या आपके पास कोई रक्षात्मक हथियार है जो बर्फ तत्व के हमलों का विरोध कर सकता है? जल्दी करो और उन्हें बाहर निकालो, बी याओ ने जल्दी से चिल्लाया। युआन बाई और टोंगएन ने एक दूसरे को देखा। मुझे करने दो। युआन बाई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि अचानक उसके हाथ में एक बड़ी ढाल आ गई। उसने उसे जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया। धमाका! विशाल ढाल पर तुरंत ही लाल रंग की चमक उत्पन्न हो गई, जिससे कई भ्रामक ज्वाला ढालें बन गईं, जिन्होंने उन्हें चारों ओर से पूरी तरह से घेर लिया तथा उनमें कोई अंतराल नहीं छोड़ा। बर्फ के नेमेटोड्स को बाहर ही रोक दिया गया। वे ढाल की सतह पर उतरे और डिंग 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 की आवाजें निकालने लगे। ढाल की सतह आग की लपटों से चमक उठी और बर्फ नेमेटोड तुरंत मर गए। ये बर्फीले नेमेटोड अजीब थे, लेकिन उनकी कमजोरी भी स्पष्ट थी। वे आग से डरते थे। जब तक सही समाधान का उपयोग किया जाता, वे आसानी से उनसे निपट सकते थे। ढाल के पीछे खड़े लोगों ने राहत की सांस ली। जल्दी करो, बर्फ हटाने में उनकी मदद करो, बी याओ ने जल्दी से कहा। युआन बाई और टोंगएन अनुभवी थे। उन्होंने एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी संभाली और किन क्वान और पिल्डर के शरीर में धन से बर्फ के नेमेटोड को तुरंत मार दिया। बर्फ हटा दी गई। आह! किन क्वान ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति कड़वी थी। ये दूसरी बार है। धिक्कार है, क्या ये कीड़े मुझे निशाना बना रहे हैं? हा हा हा, लिटिल क्वान क्वान, तुम बहुत दयनीय हो। टोंगएन बेकाबू होकर हंसा। वे 2 बार तुम्हारे निचले हिस्से को चोट पहुंचाने में असफल रहे। तुम बहुत भाग्यशाली हो। बी याओ ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे चिढ़ाया। चुप रहो। किन क्वान का चेहरा काला पड़ गया। वेई ना ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? बाहर बहुत सारे कीड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर उन्हें मार डालो। बी याओ की नजर तेज हो गई। उसने युआन बाई और टोंगएन से कहा, इस बार मुझे तुम दोनों को परेशान करना होगा। ये कुछ भी नहीं है, हम काम के बोझ के हिसाब से लाभ को बांटने पर सहमत हुए हैं, इसलिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। टोंगएन ने अपना हाथ हिलाया और हंस पड़ी। युआन बाई की आंखें चमक उठी। उसने भी मना नहीं किया। आने से पहले उन्होंने तय किया था कि अगर उन्हें कोई खजाना मिलता है, तो वे उसे हर व्यक्ति के योगदान के आधार पर बांट देंगे। यह उनके लिए मदद करने का बिल्कुल सही समय था। इसके अलावा प्राणियों की वास्तविक प्रकृति को समझने के बाद वे अब उतने भयभीत नहीं थे। भय अज्ञात से उत्पन्न होता है। अब जब उन्हें पता चल गया कि ये जीव आग के प्रति संवेदनशील है, तो उनसे निपटना आसान हो जाएगा। सावधान रहो, अपने आसपास की बर्फ मत तोड़ो, वेई ना ने कहा। चिंता मत करो, हमने पहले भी यह कोशिश की थी। सामान्य लपटें यहाँ की बर्फ को पिघलाने में सक्षम नहीं होंगी, बी याओ ने कहा। फिर हम जो चाहें कर सकते हैं। युआन बाई और टोंगएन ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने एक ही समय पर हमला किया। आग की लपटें फैल गईं और उनके आसपास के सभी बर्फ के नेमेटोड नष्ट हो गए। इतने सारे विशेषता बुलबुले, वान टैंग अंतरिक्ष दरार में छिप गया और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। बड़ी संख्या में आइस नेमाटोड को मारने के बाद उनके नीचे की जमीन विशेषता बुलबुले से भर गई। पुरस्कारों की क्या ही अप्रत्याशित प्राप्ति। अब उन्हें इकट्ठा करने की बारी मेरी है। नक्षत्र बल, बर्फ, तारांकन 400। बर्फ धागा सुई 120 रिक्त विशेषता 450 नक्षत्र बल, बर्फ, तारांकन 650। बर्फ धागा सुई 150 रिक्त विशेषता 600। तारामंडल आइस फोर्स के बारे में कहने को कुछ नहीं था। वान टैंग पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुका था। बर्फ धागा सुई के विशेषता बुलबुले को उठाने पर वान टैंग की दक्षता तेजी से बढ़ी। वो आसानी से नींव चरण को पार कर गया और सीधे कुशल चरण को पार कर विशेष चरण में पहुंच गया। लगातार 2 स्तर, बर्फ धागा सुई 3600 बटा 5000, विशेष चरण तक पहुंचने के बाद वान टैंग आसानी से बर्फ धागा सुई को छोड़ने में सक्षम था।
इसकी शक्ति वास्तव में उल्लेखनीय थी। अगर वो इस कौशल को सक्रिय करने के लिए नेदर फ्रॉस्ट का उपयोग करता है तो यह आइस नेमाटोड से भी अधिक भयानक होगा। यहाँ तक कि एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा भी अगर मारा जाता है तो काफी समय के लिए अक्षम हो जाएगा। साधारण लपटें नेदर फ्रॉस्ट को पिघलाने में सक्षम नहीं होंगी, यह मुश्किल हिस्सा था। जब वांग टैंग ने इस बारे में सोचा तो उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अंत में वहां रिक्त विशेषता थी। प्रत्येक आइस नेमाटोड ने केवल कुछ 100 अंक रिक्त विशेषताएं छोड़ी। उनकी विशाल संख्या ने वांग टैंग को रिक्त विशेषताओं के कई हजार अंक जमा करने की अनुमति दी। हालांकि उस समय उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर आगे क्या होने वाला है इस पर टिकी थी। बी याओ, वेई ना और अन्य लोगों ने आगे बढ़ते हुए बर्फ नेमेटोड से निपटा। वे सतर्क रहे और ढाल की सुरक्षा को भंग नहीं किया। इसके बजाय वे ढाल के भीतर ही आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने बिना रुके बहुत सारे आइस नेमाटोड का वध कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आइस नेमाटोड इस जगह के रक्षक थे और उनकी प्रगति में बाधा डालना चाहते थे। लेकिन ये बेकार था। 2 अग्नि तत्व मार्शल योद्धाओं की मदद से ये बर्फ नेमेटोड उनकी ढाल तोड़ने में असमर्थ थे। वे पांचों धीरे धीरे ढाल के भीतर आगे बढ़े, कई मोड़ और मोड़ लेते हुए। जल्द ही उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था। आगे बर्फ के क्रिस्टल लगातार घने होते जा रहे थे, जो क्रिस्टलीय महल की तरह लग रहे थे। अचानक पांचों मार्शल कलाकार अचानक रुक गए। उनके सामने एक विशाल बर्फ की दीवार थी। यह क्या है? जब वांग टैंग ने बर्फ की दीवार देखी तो उसकी पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गईं। हॉन्फना। उसी समय वेई ना, बी याओ और अन्य लोगों ने बर्फ की दीवार के पीछे क्या था देखा और आश्चर्यचकित रह गए। संरचनाएं, यहाँ संरचनाएं क्यों हैं? पांचों योद्धा अविश्वास से भर गए। वे बर्फ की दीवार के पीछे की संरचनाओं को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। प्राचीन और देहाती शैली को दर्शाती संरचनाओं का विस्तार बर्फ के भीतर जम गया था, जैसे इतिहास का एक खंड समय द्वारा बंद कर दिया गया हो। वांग टैंग की निगाहें चमक उठी। अराजकता के भीतर संरचनाएं? यह असंभव था। अराजकता के इस क्षेत्र में अभी सभ्यता का विकास होना बाकी था। यहाँ इमारतें कैसे मौजूद हो सकती हैं? यह वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं था। बी याओ, क्या हो रहा है? वेई ना ने अपनी लार नीली और पूछने के लिए मुड़ी। मुझे नहीं पता, मैं पहली बार इतनी दूर चलकर बर्फ की दीवार देख रहा हूँ। बी याओ ने बर्फ की दीवार को ध्यान से देखा। पिछली बार जब वो अपने साथियों के साथ यहाँ आया था तो उसने 1/3 यात्रा भी पूरी नहीं की थी। फिर वो इस बर्फ की दीवार को कैसे देख सकता था? ऐसा कहा जाता है कि आयामी दरारों में कई अजीबोगरीब चीजें बह रही हैं। अराजकता लगातार विकसित हो रही है, इसलिए कई आयामी दरारें दिखाई देंगी। इसलिए आयामी दरारों के अंदर की चीजें जल्दी ही अराजकता में बह जाएंगी। क्या इमारतों का ये समूह इस तरह से आया होगा? टोंगयान ने अचानक कहा। टोंगयान, तुमने ये किससे सुना? वेई ना ने आश्चर्य से पूछा। मेरी बहन टोंगिया, और कौन हो सकता है? टोंगयान ने कहा। वास्तव में यह आपकी बहन है, वो ब्रह्मांड देवी के पद पर है ना? वेई ना ने कहा। हाँ, ऐसा लगता है कि मेरी बहन काफी मशहूर है, टोंगयान ने हंसते हुए कहा। बी याओ, किन क्वान और पिल्डर टोंगिया के लिए कोई अजनबी नहीं थे, जो ब्रह्मांड देवी के पद पर थीं। उनकी निगाहें प्रशंसा और स्नेह से भरी थीं। आपकी बहन कई महिला छात्रों की आदर्श है। बी याओ मुस्कुराया। उसकी छोटी बहन होने के नाते मैं बहुत दबाव में हूँ, टोंगयान ने आह भरी। बी याओ और अन्य लोग अवाक रह गए। यदि वे टोंगयान को नहीं जानते होते तो शायद वे उस पर विश्वास कर लेते। वो अपनी बहन से इतना प्यार करती थी, उस पर क्या दबाव हो सकता था? उसे ऐसी बहन पर गर्व था। अगर सीनियर सिस्टर टोंगिया ने ऐसा कहा है तो यह संभव है। किन क्वान मुख्य विषय पर वापस आ गया। वास्तव में, वेई ना ने सिर हिलाया। मेरी बहन ने यह भी बताया कि यदि ये संरचनाएं आयामी दरारों के भीतर घूम रही थीं, तो वे बहुत प्राचीन संरचनाएं हो सकती हैं, और हो सकता है कि कुछ महान खोजें हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। टोंगयान ने चंचलता से अपनी आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा। प्राचीन इमारतें, हो सकता है कि उनमें कुछ विरासतें हों। सबकी आंखें चमक उठीं। प्राचीन संरचनाएं, परंपरा, उनकी बातचीत सुनकर वांग टैंग की आंखें चमक उठीं। इन लोगों का अनुसरण करना एक बढ़िया विचार था। न केवल वो उन्हें मार्ग दिखाने दे सकता था, बल्कि वो उनके उपयोगी ज्ञान का मुफ्त लाभ भी उठा सकता था। मैं बहुत होशियार हूँ। पांचों योद्धा बर्फ की दीवार के सामने खड़े होकर योजना बनाने लगे। बेंग बेंग, वेई ना बर्फ की दीवार के सामने चली गई और उसे खटखटाया। दीवार से एक धीमी सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि यह बर्फ की दीवार ठोस थी और कम से कम 10 मीटर से ज्यादा मोटी थी। ये चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई थी और खोखली नहीं थी। उसने भौहें सिकोड़ी और अपना हाथ बर्फ की दीवार पर रखकर उसे ध्यान से महसूस किया। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड ने उसकी हथेली पर आक्रमण किया और तेजी से उसकी बाह तक फैल गई, मानो उसके पूरे शरीर को जमा देने की योजना बना रही हो। वेई ना ने तुरंत गंभीर भाव से उसका हाथ छोड़ दिया। ये बर्फ की दीवार काफी मोटी है,
और ठंड बहुत अधिक है, इसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है, उसने दूसरों की ओर मुड़कर कहा। चलो पहले आग की लपटों का उपयोग करके देखें, इंतजार करना कोई समाधान नहीं है, बी याओ ने कहा। ठीक है, वेई ना ने सिर हिलाया। चाहे ये काम करे या न करे, उन्हें इसे आजमाना चाहिए। सभी लोग युआन बाई और टोंग एन की ओर देखने लगे। अपनी लौ को एक ही दिशा में मोड़ो, इस तरह हमारे पास बेहतर मौका होगा, वेई ना ने सुझाव दिया। ठीक है, युआन बाई और टोंग एन गंभीर हो गए और सिर हिलाया। उन्होंने एक साथ काम किया, अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी अग्नि शक्ति को छोड़ा। उनमें से प्रत्येक ने एक अग्नि स्तंभ बनाया, जो बर्फ की दीवार पर एक ही स्थान पर विस्फोट कर रहा था। चारों तरफ भीषण गर्मी फैल गई, सबकी निगाहें बर्फ की दीवार पर टिकी रहीं। यहां तक कि अंतरिक्ष दरार में मौजूद वान तेंग भी बर्फ की दीवार को देखते हुए थोड़ा सा आंखें सिकोड़ रहा था। ये पर्याप्त नहीं है, कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। ये तापमान बर्फ पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, वे आगे बढ़ने के लिए केवल क्रूर बल का ही सहारा ले सकते थे। जैसा कि अपेक्षित था, युआन बाई और टोंग एन ने तुरंत रुककर अपना सिर हिलाया और कहा, साधारण आग इस बर्फ को नहीं पिघला सकती। इसका मतलब है कि इसे तोड़ने के लिए हमें मिलकर ही काम करना होगा, बी याओ ने गंभीर स्वर में कहा। क्या हम इस जगह को नष्ट कर देंगे? पिल्डर ने गहरी आवाज में पूछा। वे स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा थे, अगर वे अपनी पूरी शक्ति लगा देते तो वे साधारण ग्रहों को भी चकनाचूर कर सकते थे। हालांकि यहाँ की बर्फ बेशक सख्त थी, लेकिन वे इसकी गारंटी नहीं दे सकते थे कि यह नहीं गिरेगी। अगर ऐसा हुआ तो अंदर की इमारतें भी गिर जाएंगी और उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये प्राचीन संरचनाएं अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में रही होंगी, इसलिए वे पहले से ही क्षयग्रस्त हो चुकी होंगी और अपनी शक्तियों के आघात को झेलने में असमर्थ होंगी। बस सावधान रहना, अगर हमने संरचनाओं को नष्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि यह होना नहीं था, वेई ना ने मुस्कुराते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। मैं सहमत हूँ, टोंग एन मुस्कुराया। चलो शुरू करो। वे पांचों गंभीर हो गए, उनके हाथों में हथियार आ गए और उन पर सेना का जमावड़ा लग गया। पहले मुझे कोशिश करने दो, पिल्डर ने अपने पीछे रखा लंबा भाला नीचे उतार लिया। उसके चारों ओर सुनहरी शक्ति तैर रही थी, साथ में डोमेन पावर का एक संकेत भी था। उसने उसे बर्फ की दीवार की ओर जोर से फेंका। धमाका, एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी, पूरा इलाका हिल गया। हर कोई घबरा गया जब उन्होंने अपने चारों ओर नजर डाली। अपने पिछले उदासीन रवैये के बावजूद वे अभी भी चिंतित थे कि यह जगह ढह जाएगी। क्रैक, इसी समय एक हल्की दरार की आवाज सुनाई दी। बर्फ की दीवार पर एक हल्की सी दरार दिखाई दी, जो पिल्डर के भाले के केंद्र से बाहर की ओर फैल रही थी। ये काम करता है, सभी लोग प्रसन्न थे। यह सही नहीं है, पिल्डर के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वो उस जगह को घूरने लगा जहां उसका लंबा भाला लगा था। उसका चेहरा अप्रिय हो गया। दरारें और भी तेजी से भर रही थीं। जल्द ही बर्फ की दीवार अपनी मूल स्थिति में लौट आई। ये दृश्य देखकर सभी के भाव बदल गए। ये कैसे हुआ? बी याओ गुस्से में चिल्लाया। ऐसा लगता है कि हमें इस जगह के ढहने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेई ना ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। चलो एक साथ हमला करते हैं। हाँ, अरे मुझे विश्वास नहीं होता कि हम इस बर्फ की दीवार को तोड़ नहीं सकते। अल्पविराम, वे क्रोध में गालियां बकने लगे और अपने हथियार कसकर पकड़ लिए तथा अपने सामने खड़ी बर्फ की दीवार को घूरने लगे। हमें कितना बल लगाना चाहिए? टोंग एन ने हंसते हुए पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग बर्फ की दीवार पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत कर सकते हैं। जैसी कि उम्मीद थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। माहौल थोड़ा अजीब था। उनके शब्द तो जोरदार थे लेकिन उनके कार्य संकोचपूर्ण थे। वेई ना ने कहा, चलो पहले आधा प्रयोग करते हैं। बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। सभी ने अपनी ऊर्जा एकत्र करना शुरू कर दिया। उनके हाथों में मौजूद हथियारों से एक शक्तिशाली बल की चमक निकल रही थी। उनकी आधी ताकत, वास्तव में इन वरिष्ठों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। वान टैंग ने खुद से सोचा क्योंकि उसने बढ़ती ताकतों और डोमेन शक्ति को महसूस किया था। धमाका, एक पल में उन सभी पांचों ने अपने हमले शुरू कर दिए। बल के हमले तेज हो गए और बर्फ की दीवार पर जोरदार धमाके के साथ हमला हुआ। टकराना, अनगिनत बर्फ के टुकड़े सभी दिशाओं में बिखर गए। प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। मार्शल योद्धाओं ने आने वाले बर्फ के टुकड़ों को रोकने के लिए अपनी बल ढालों को छोड़ दिया। वे ध्यान से आगे की ओर देख रहे थे। अवशिष्ट प्रभाव नष्ट हो गया और बर्फ की दीवार पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। हर कोई बहुत खुश था। थोड़ा और प्रयास करने पर हम इस बर्फ की दीवार को तोड़ने में सफल हो जाएंगे। जैसे ही बी याओ ने बोलना समाप्त किया, उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। बर्फ की दीवार पर जमी बर्फ एक बार फिर से जम गई, जिससे पहले बना गड्ढा अपनी मूल चिकनी, दर्पण जैसी स्थिति में आ गया। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि कभी विस्फोट करके छेद बनाया गया था। फक, पिल्डर ने गाली दी। वो बर्फ की दीवार को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। वान टैंग ने भी भौहें सिकोड़ी। शुरू में तो उसने सोचा कि ये लोग बर्फ की दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे,
भले ही वे उसे पिघला न पाए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। यदि वे इसी तरह चलते रहे तो वे बर्फ की दीवार के पीछे की संरचनाओं को देखने में सक्षम नहीं होंगे। वांग टैंग को इस बात का पूरा यकीन था। इस समय वेइना और अन्य लोगों को भी स्थिति का एहसास हुआ। वे अपने सामने बर्फ की दीवार को देखकर गहरी भौहें सिकोड़ने लगे। एक बार और, इस बार हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, पीछे मत हटना, वेइना ने गंभीरता से कहा। हालांकि बी याओ ने इस सहयोग को सुगम बनाया, लेकिन वेइना के पास अधिक अधिकार था। सभी ने अवचेतन रूप से उसका अनुसरण किया। बी याओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमारी पूरी ताकत के साथ भी इस बर्फ की दीवार को तोड़ना कठिन होगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? चलो समय बर्बाद करना बंद करें और इसे तोड़ दें, पिल्डर ने अधीरता से कहा। उत्पत्ति की शक्ति का उपयोग करें। मेरा मानना है कि यहाँ हर किसी ने उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझ लिया है। अब हम परीक्षण और त्रुटि नहीं करेंगे। ये समय और बल की बर्बादी है, वेइना ने कहा। समूह के लोगों के हाव भाव अलग अलग थे, लेकिन किसी ने असहमति नहीं जताई। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तार्कीय अकादमियों के प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के रूप में वे सभी उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझ चुके थे, भले ही वे ब्रह्मांड के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। अन्यथा वे उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझने के लिए विशेष रूप से अराजक अज्ञात में प्रवेश नहीं करते। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति का उपयोग करें। यह एक अच्छा विचार है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। बर्फ की दीवार के बारे में कुछ अजीब बात थी। इसे तोड़ने के लिए उत्पत्ति के नियमों की शक्ति की आवश्यकता हो सकती है। वेइना और अन्य लोगों ने बातचीत बंद कर दी और अपनी सारी ताकतें निकाल दी। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति के निशान उनके शरीर से निकलकर सभी दिशाओं में फैल गए। धमाका। अगले ही क्षण पांचों हमले एक साथ बर्फ की दीवार पर गिरे, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। ये हमले सामान्य से बहुत अलग थे क्योंकि उनमें उत्पत्ति के नियमों की शक्ति भी शामिल थी। जबरदस्त बल ने पूरे बर्फ के दरार वाले स्थान को हिला दिया, जिससे तीव्र कंपन पैदा हुआ। बर्फ के टुकड़े ऊपर से बरसने लगे, जो जमीन से टकराने पर अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए। यहां तक कि जमीन पर जमी बर्फ की मोटी परत में भी दरारें पड़ गईं, जो हर दिशा में फैल गईं। ये वाकई भयानक था। वेइना और बाकी लोग घबरा गए। उन्हें बर्फ की दीवार पर नजर रखनी थी और साथ ही यह भी देखना था कि कहीं ये बर्फ की दरार ढह तो नहीं जाएगी। वे बहुत ज्यादा तनाव में थे। दरार। अचानक एक जोरदार दरार की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत मोटी चीज टूट गई हो। वेइना और बाकी लोग दंग रह गए। जब उन्होंने आगे देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। तेज बल की चमक के कारण बर्फ की दीवार के नीचे से लेकर ऊपर तक एक दरार फैल रही थी। दरार इतनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी मानो बर्फ की दीवार दो टुकड़ों में विभाजित हो गई हो। दरार के भीतर से एक हल्की बर्फीली नीली रोशनी निकल रही थी। हमने कर दिखाया। बी याओ और अन्य लोग खुश हुए। दरार काफी बड़ी नहीं है। चलो और मेहनत करें और इसे और बड़ा करें, वेइना ने चिल्लाते हुए कहा। मैं ये करूंगा। युआन बाई ने अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ियां पकड़ी और एक कदम आगे बढ़ाया और कुल्हाड़ियों को ऊपर उठाया। ब्लेडों पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसका हथियार अजीब था। यह एक लंबे हैंडल वाला युद्ध कुल्हाड़ी था। सिर्फ हैंडल ही 1 मीटर से ज्यादा लंबा था। दोनों हाथों से धातु के हैंडल को पकड़कर उसने उन्हें ऊपर उठाया और आगे की ओर घुमाया, जिससे बर्फ की दीवार की दरार पर जोरदार प्रहार हुआ। दरार, मानो कोई विशाल हाथ दरार को खींच रहा हो, वह धीरे धीरे चौड़ी होती गई। चलो अंदर चलते हैं, वेइना ने निर्णायक रूप से चिल्लाया जब उसने देखा कि दरार इतनी चौड़ी थी कि कोई उसमें से गुजर सकता था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह तेजी से आगे बढ़ी और दरार में गायब हो गई। अन्य लोग एक क्षण के लिए ही हिचकिचाए और फिर बिजली की गति से दौड़ पड़े। युआन बाई सबसे करीब था और दूसरे नंबर पर आया। उसके बाद एक के बाद एक टोंगेन, पिल्डर और बी याओ आए। वांग टेंग उनके पीछे पीछे आया। वह दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन वह भी अंदर चला गया। अंतरिक्ष में छिपने का चमत्कार ठीक इसी पहलू में निहित था। वह अंतरिक्ष की दरारों में छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी वह वास्तविकता से जुड़ सकता था। इससे वह स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था। आप कह सकते हैं कि यह एक अत्यंत उपयोगी कौशल था। वांग टेंग ने अजीब भाव से अपने आसपास के माहौल को देखा। वह पांचों योद्धाओं का पीछा करते हुए तेजी से बर्फ की दीवार से गुजर गया। बर्फ की दीवार कई दसियों मीटर मोटी थी, लेकिन इस समय दरार ने उसे पूरी तरह से खोल दिया था, जिससे प्राचीन वास्तुशिल्प परिसर तक जाने वाला एक मार्ग बन गया था। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के लिए ये दूरी कोई मुद्दा नहीं थी। वे पलक झपकते ही बर्फ की दीवार को पार कर गए। उनके पीछे की बर्फ की दीवार तेजी से बंद हो गई और अपनी मूल स्थिति में लौट आए। वेइना और बाकी लोगों ने पीछे मुड़कर धीरे धीरे बंद हो रही बर्फ की दीवार को देखा। वे थोड़ा उदास हो गए। अगर हम बाद में बाहर जाना चाहते हैं तो हमें ये फिर से करना होगा। बी याओ अवाक रह गया। अभी इस बारे में चिंता न करें। कम से कम हमें इसे खोलने का एक तरीका तो मिल गया है।
ऐसा लगता है कि इस बर्फ की दीवार को तोड़ने के लिए हमें उत्पत्ति के नियमों की शक्ति की आवश्यकता है, टोनगेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी चलो, चलें और देखें कि इस प्राचीन संरचना के अंदर क्या है, पिल्डर ने उत्साह से आग्रह किया। रुको, पहले निरीक्षण करते हैं। वेई ना ने तुरंत उसे रोक दिया। पिल्डर, तुम इतने सालों से साधना कर रहे हो लेकिन तुम अभी भी इतने अधीर हो। सावधान रहो। किन क्वान असहाय महसूस कर रहा था। उसकी शक्ल देखकर धोखा मत खाओ। वह भले ही लापरवाह लगे लेकिन वह अपनी जिंदगी को बहुत महत्व देता है। वह अपनी जिंदगी के बारे में कभी मजाक नहीं करेगा। टोंगेन ने पिल्डर की तरफ देखा और हंसा। पिल्डर ने अपना सिर खुजलाया। उसकी आंखों में एक तेज चमक चमकी और वह हंसने लगा। समूह चुप हो गया। वे सामने की ओर देखने लगे। बर्फीले परिदृश्य के बीच प्राचीन वास्तुकला का एक टुकड़ा ऊंचा खड़ा था। सब कुछ जम गया था। छत, गलियारे, ईंटें और टाइलें सभी बर्फ के क्रिस्टल से ढकी हुई थीं, जो क्रिस्टल महलों की एक लंबी कतार की तरह लग रही थी। सौभाग्य से यह स्थान पूरी तरह से जमी हुई नहीं थी। यदि ऐसा नहीं होता तो वे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। चलो पहले उस इमारत को देखते हैं। योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और सावधानी से सबसे प्राचीन वास्तुकला की ओर चले गए। वह स्थान अत्यंत शांत था, मानो कोई जीवित प्राणी भी वहां मौजूद न हो। हालांकि वेइना और अन्य लोगों ने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। जगह की भयानक खामोशी ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पत्थर का दरवाजा बर्फ और बर्फ से जम गया था। उससे एक ठंडी आभा निकल रही थी। कौन दस्तक देना चाहता है? वेइना और अन्य लोगों ने दरवाजे की ओर देखते हुए अपनी लार निगल ली। युआन बाय और टोंगेन ऐसा क्यों नहीं करते? बी याओ ने उन दोनों की ओर देखा और झिझक गया। देखो तुम कितने डरपोक हो। टोंगेन ने एक लॉलीपॉप निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने उसे कुछ बार चाटा और बी याओ की तरफ आंखें घुमाई। फिर उसने दरवाजा सीधा धकेल दिया। टकराना। पत्थर का गेट धीमी और तेज आवाज के साथ गिर गया। टक्कर के बावजूद बर्फ से ढका गेट पूरी तरह सुरक्षित रहा। इसकी बर्फीली सतह बरकरार रही। सभी लोग डर के मारे उछल पड़े और कुछ कदम पीछे हट गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टोंगेन को थोड़ा अजीब लगा। उसने मुड़कर सभी की तरफ देखा और कहा, यह दरवाजा थोड़ा कमजोर लग रहा है। मैंने बस इसे हल्का सा धक्का दिया। मौन। एक हल्का सा धक्का और वह गिर गया। यह बहुत ही हल्का धक्का होगा। खांसी। ये दरवाजा शायद वर्षों से उपेक्षित रहा है और अब और नहीं टिक सकता, वेइना ने खांसते हुए कहा और असहजता दूर की। हाँ, ये सही है। यही होना चाहिए। टोंगेन ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। वेइना ने हाथ हिलाया। उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह दरवाजे से अंदर चली गई। समूह ने सावधानीपूर्वक उसके पीछे इमारत में कदम रखा। इनमें से कई प्राचीन इमारतें महलों के आकार की थीं, लेकिन ज्यादातर इमारतें साधारण घर जैसी दिखती थीं। वे रहने के लिए इस्तेमाल होने वाले कमरे जैसे दिखते थे। जिस कमरे में वे दाखिल हुए वो अब रहने लायक जगह जैसा लग रहा था। जैसे ही वे अंदर आए, समूह के दिलों में कंपन सी दौड़ गई। जब उन्होंने अपने सामने जमीन की ओर देखा तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। एक जमी हुई लाश जमीन पर पड़ी थी। लाश इतनी सजीव लग रही थी मानो वो अभी भी जीवित व्यक्ति हो। यही कारण था कि वेइना और अन्य लोग चौंक गए। ऐसे माहौल में एक जमी हुई लाश को देखना निस्संदेह एक डरावना अनुभव था। कोई भी उनकी भावनाओं की कल्पना कर सकता था। उनकी नसें पहले से ही बहुत घबराई हुई थीं और जरा सी हरकत से भी वे उछल सकते थे। इसलिए ये दृश्य देखकर उनका आश्चर्य और डर और बढ़ गया। इसके अलावा लाश की शक्ल डरावनी थी। पूरा शरीर जम गया था और अकड़ गया था। उसके हाथ गेट की तरफ संघर्ष करते हुए पहुंच रहे थे, जैसे कि वो गेट की तरफ रेंगने की कोशिश कर रहा हो। चेहरा डर से विकृत था, जैसे कि उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। इस छवि ने अशुभ माहौल को और बढ़ा दिया। वान टैंग एक दर्शक की तरह उन्हें किनारे से देख रहा था। वो समूह से 3 मीटर से भी कम दूरी पर अंतरिक्ष में छिपा हुआ था। जब उसने जमी हुई लाश देखी तो वह भी चौंक गया। यहाँ कोई कैसे हो सकता है? गल्प। पिल्डर ने अचानक अपनी लार निगल ली। इस शांत जगह में यह आवाज असाधारण रूप से स्पष्ट लग रही थी। समूह ने होश संभाला और एक दूसरे को देखा। वे जमे हुए शव के सामने झुक गए, ये देखने के लिए कि क्या वो व्यक्ति अभी भी जीवित है। इस जमी हुई लाश पर पहने कपड़े बहुत पुराने हैं। ऐसा लगता है कि यह बहुत पुराने जमाने की चीज है, वेइना ने आश्चर्य से कहा। वास्तव में यह एक प्राचीन शैली है। टोंगेन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। बी याओ और अन्य लोग इससे परिचित थे। उन्होंने अतीत में प्राचीन कलाकृतियों का अध्ययन किया ताकि वे अपने अन्वेषणों के दौरान सटीक निर्णय ले सकें। वास्तुकला शैली के साथ मिलकर उन्होंने अंततः पुष्टि की कि यह स्थान वास्तव में एक प्राचीन वास्तुकला है। उनकी पिछली अटकलें गलत नहीं थीं। प्राचीन लोग, वान टैंग ने खुद से सोचा। अपनी असली आंख से वो पहले से ही देख सकता था कि जमी हुई लाश के भीतर जीवन के कोई लक्षण नहीं थे।
हालांकि जब उसने व्यक्ति की मौत का कारण जानने की कोशिश की तो उसे कुछ भी निर्णायक नहीं मिला। वो केवल ये पुष्टि कर सका कि व्यक्ति की मौत ठंड से हुई थी। वो उसके स्वरूप से बता सकता था, लेकिन सवाल ये था कि यह व्यक्ति ठंड से कैसे मर गया। वांग टेन को शुरू में संदेह हुआ कि क्या यह आइस नेमाटोड का काम है, लेकिन उन्हें इसका कोई निशान नहीं मिला। इससे वो और भी अधिक हैरान हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्राचीन इमारत पर अचानक किसी अत्यंत ठंडी शक्ति ने आक्रमण कर दिया हो, जिसके कारण सभी लोग ठंड से मर गए हों? इस बिंदु पर वेइना और अन्य लोगों ने भी स्थिति की पुष्टि की। उन्होंने कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला, इसलिए वे चले गए। कुछ हद तक निराश होकर वे एक के बाद एक कमरे की तलाशी लेते रहे। उन्होंने पाया कि ज्यादातर कमरों में जमी हुई लाशें थीं। जब वे सड़कों पर चल रहे थे तो उन्हें जमीन पर ढेरों जमी हुई लाशें दिखी। कुछ तो दौड़ने की मुद्रा में जमी हुई थीं। पांचों योद्धाओं के चेहरे पर गंभीर भाव थे। रास्ते में उन्हें कम से कम हजारों जमी हुई लाशें दिखीं। एक या दो लाशें चौंकाने वाली नहीं थीं, लेकिन उनके सामने हजारों जमे हुए शवों को देखकर उनकी बेचैनी बढ़ गई। उन सभी को ऐसा महसूस हुआ कि इस जगह पर एक अजीब सा माहौल है। उनके दिल चिंता से दबे हुए थे। कुछ नहीं, इन जमी हुई लाशों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्डर ने उदास होकर कहा। हम सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र महल शैली की इमारत में नहीं गए हैं। अगर वहाँ खजाने हैं तो वे वहाँ होंगे। वेइना ने इस जगह के केंद्रीय भाग की ओर देखा और कहा, आशा करते हैं ऐसा ही होगा, सभी ने एक स्वर में कहा। उनका मनोबल फिर से बढ़ गया। क्या आपने गौर किया है कि ये जमी हुई लाशें जिस दिशा में भाग रही थी या संघर्ष कर रही थी, वो केंद्रीय क्षेत्र की ओर लग रही थी? टोंग एन ने अचानक इशारा किया। वेइना और बाकी लोग दंग रह गए। वे आश्चर्य से आसपास जमी हुई लाशों को देखने लगे। आप सही हैं, बी याओ ने कहा। इसका अर्थ क्या है? बीच वाले महल में क्या है? क्या वे वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने अपने चेहरे पर तनाव और गंभीरता के भाव के साथ चर्चा शुरू की। अंततः उन्होंने केंद्रीय स्थान पर स्थित महल की ओर जाने का निर्णय लिया। बहरहाल यह ऐसी जगह थी जहां उन्हें जाना ही था। वे पांचों तेजी से आगे बढ़े और शीघ्र ही एक भव्य महल के सामने पहुंच गए। वांग टैन शांति से उनके पीछे पीछे चला गया। उसने अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखा। अन्य लोगों के विपरीत जो खजाने की खोज में निकले थे, वो एक पर्यटक की तरह लग रहे थे। भव्य महल के सामने पत्थर की सीढ़ियां थीं। ये बर्फ से ढकी हुई थी और बेहद फिसलन भरी थी। योद्धा सावधानी से सीढ़ियां चढ़ रहे थे। भव्य महल का दरवाजा खोला गया। वेइना और अन्य लोग अंदर जाने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाए। महल में प्रवेश करने से पहले वांग तेन को एक सुखद आश्चर्य हुआ। अरे, विशेषता बुलबुले! उन्होंने भव्य हॉल के चारों ओर अनेक विशेषता बुलबुले तैरते हुए देखे। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर गया और विशेषता बुलबुले उठा लिए। वेइना और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने से परहेज किया और बर्फ के क्रिस्टल को एक एक करके उठाना पड़ा। प्राचीन रून तारांकन 10, प्राचीन रून तारांकन 10, प्राचीन रून 12। ये प्राचीन रून है। वांग टैंग आश्चर्यचकित और बहुत खुश हुआ। उन्होंने पिछली बार प्रशिक्षक सिको के युद्धपोत पर कुछ प्राचीन रून विशेषताओं को उठाया था और इन लगभग लुप्त प्रतीकों के बारे में थोड़ी समझ हासिल की थी। लेकिन ये ज्यादा नहीं था। उन्होंने जो जानकारी एकत्र की थी वो इतनी कम थी कि उससे उन्हें गहन समझ के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि इस भव्य महल के अंदर वो कई प्राचीन रून विशेषताओं वाले बुलबुले उठाने में कामयाब रहा। अचानक इन रूनों के बारे में उसकी समझ आसमान छूने लगी। कुछ समय बाद महल के सभी विशेषता बुलबुले उठा लिए गए। वांग टैंग ने राहत की सांस ली। अच्छे भगवान, बहुत समय हो गया था जब उसने गुण चुनने के लिए इतनी मेहनत की थी। अतीत में वो उन्हें उठाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता था, इसलिए उसे स्वयं ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। खैर, हाथ से विशेषता बुलबुले उठाना पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं था। ये सिस्टम के प्रति सम्मान का एक रूप था। वांग टैंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। प्राचीन रून 850/3000, अच्छी तरह से ज्ञात, अच्छी तरह से वाकिफ मंच। वांग टैंग बहुत खुश था। बुरा नहीं, वह नींव से अच्छी तरह से वाकिफ मंच पर कूद गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। वांग तेन को बहुत खुशी हुई जब उसने अपने मन में प्राचीन रूनों का ज्ञान महसूस किया। फिर उसने पांचों योद्धाओं की ओर देखा। वे अभी भी भव्य महल में अवसरों की तलाश कर रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसे पहले ही कुछ लाभ मिल चुका है। उसने उनकी ओर ध्यान न देते हुए भव्य हॉल की दीवारों और खंभों को देखा। वे विभिन्न प्राचीन रूनों से आच्छादित थे और यह वास्तव में इन प्राचीन रूनों का सार था जिसने पूरे हॉल में विशेषता बुलबुले की प्रचुरता पैदा की। वेइना और दूसरे लोग भी रूनों को देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह किसी तरह की विरासत है, लेकिन वे भ्रमित थे और उन्हें समझने में पूरी तरह असमर्थ थे। वे प्राचीन रूनों को बिल्कुल भी नहीं पहचानते थे। वे केवल विभिन्न रहस्यमय प्रतीक ही देख पा रहे थे। उनके सिर के ऊपर प्रश्न चिन्हों की श्रृंखला देखी जा सकती थी।
क्या कोई यह बता सकता है कि इन पर अंकित रून क्या दर्शाते हैं? किन क्वान ने धीमी आवाज में पूछा। बाकी 4 लोग चुप रहे। क्या हम इन दीवारों को तोड़कर वापस लाएं? टोंग यान ने सुझाव दिया। मुझे ऐसा लगता है। पिल्डर ने गहरी सोच में सिर हिलाया। वान टेंग, ये लोग दुस्साहसी हैं। वो एक पत्थर की दीवार के सामने खड़ा था और उस पर अंकित रूनों का विश्लेषण कर रहा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि भौतिक रूप से मूल्यवान कुछ भी नहीं था। असली मूल्य तो प्राचीन रूनों का ही था। हालांकि जब वो चारों दीवारों पर अंकित रून्स को लगभग समझ चुका था, तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी। वो 5 योद्धाओं को पीछे छोड़कर भव्य हॉल के पीछे चला गया।